हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तनु क्लास 8 कॉम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव कब ला रहे हैं, सब्जेक्टिव कब ला रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर सब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। अब वैसे जो है एग्ज़ाम भी आपका बहुत नज़दीक है ना। इसकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। सोशियोलॉजी में अभी तक कुछ नहीं हुई है तैयारी उसकी। तो ये क्लास आप अगर देख लेंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बेहतर तरीके से आपका एग्ज़ाम चलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर डर लगता है एग्ज़ाम में, सर डर लगता है एग्ज़ाम में। डर किस बात की है ना, डर किस बात की। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है बिहार सरकार के 7 निश्चय क्या है। 7 निश्चय क्या है। हालांकि ये जो है ना 7 निश्चय योजना जो है बिहार सरकार लाई थी, ये 2015 में लाई थी। तो 2015 में ये योजना लाई थी और इसके अंतर्गत जो है ना 7 चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस किया गया। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी है। पहला आप देखेंगे, हर घर नल का जल। हर घर नल का जल पहला आपका दिया हुआ है, यानी सभी घरों में पानी पहुंचना चाहिए आसानी से। हर घर बिजली पहुंचनी चाहिए। पक्की सड़कें होनी चाहिए, आर्थिक अवसर होनी चाहिए और साथ साथ जो है और जो आपका 2 बचा हुआ है ये है महिला सशक्तिकरण। पहला क्या है, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से है ना, राजनीतिक दृष्टि से, मतलब शैक्षणिक दृष्टि से। ये सारी चीजों में उनको क्या बनाना है, शक्तिकरण मतलब सशक्तिकरण बनाना है। कुशल युवा कार्यक्रम, यानी युवाओं को जो है ना कुशलता मतलब कुशल बनाना है। ठीक है, और साथ साथ अगला जो है आपका ये पॉइंट जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ये 7 चीजों पर जो है ना फोकस किया गया है, ये 7 चीजों पर ध्यान दिया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 7 निश्चय योजना। तो याद रखेंगे ये 7 निश्चय योजना। तो पहला प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा था और 7 पॉइंट को आप लोगों को याद रखनी है। एक बार अगर देखेंगे ना प्रश्न को तो आपको याद हो जाएगी, एक बार में ही आपको ये प्रश्न याद हो जाएगी। अगला है ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। 2 उद्देश्य मतलब एक तरह से 2 कार्य है ना, ग्राम पंचायत के 2 कार्यों को बताना है। तो पहला आपका कार्य क्या है, ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना। गांव का जो विकास करना चाहिए, सड़कों में है ना, सड़कों का विकास करना है, जल पहुंचाना हर घर में है ना, सफाई जो है करवाना है। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, ग्रामीण विकास में। ये सारी ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना में ये सारी आएंगी। ग्रामीण जनता की समस्याओं का समाधान और प्रशासनिक कार्यों का संचालन। तो गांव में देखिएगा ना बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। नलियों का जो है सही तरीके से उनका ये नहीं किया गया, अच्छे तरह से उनका विकास नहीं किया गया है ना। बहुत सारी और भी मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, ये सारी चीजों में क्या करना है, समस्याओं में समाधान करना है और प्रशासनिक कार्यों में क्या करना है, सुधार करना है। तो 2 कार्य आप ग्राम पंचायत के ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हम लोगों का है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की अगर हम देखें इसको, तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें बेटियों को जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। देख रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। हालांकि ये योजना आई थी 2018 है ना, 2018 में नीतीश कुमार के जो है द्वारा ये लाई गई थी। तो क्या करना है, शिक्षा यानी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको लोन वगैरह देती है ना, उसको वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और जो है बाल विवाह को रोका जा सके। अगर जब शैक्षणिक विकास हो जाएगी ना महिलाओं में, तो वो बाल विवाह को अनदेखा करेंगे, बाल विवाह नहीं होगी। तो बाल विवाह किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, ठीक ना। तो ये था मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा, कहता है कि बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख करें। तो बेरोजगारी होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए कि बेरोजगारी होता क्या है। देखिए, जब आप किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, कोई भी काम करने के लिए यदि आप सक्षम होते हैं और वो काम आपको नहीं मिल पाता है, तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, घर में बैठे रहेंगे। काम नहीं मिलेगा तो घर में बैठे रहेंगे ना, तो इस अवस्था को कहा जाता है बेरोजगारी। कमाएंगे नहीं तो पैसा इनकम नहीं आएगी आपकी, तो इसको बेरोजगारी स्थिति कहा जाता है। तो यहां पर कहता है कि बेरोजगारी के 2 प्रकारों को बताना है। तो 2 प्रकार बोल रहा है ना, चक्रीय बेरोजगारी होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है ना, मौसमी बेरोजगारी होता है। ये सारी बेरोजगारी के प्रकार होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, पहला आपका है बेरोजगारी के 2 प्रकार निम्नलिखित है। पहला आपका क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी जब जो है ना लोग अधिक लोग होते हैं और काम जो है कम होते हैं,
काम कम होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब अधिक लोग कम कार्य में लगे होते हैं, यानी काम की संख्या कम होती है और लोगों की संख्या अधिक होती है, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिएगा ना, एक काम को करने के लिए एक वर्क है ए, ठीक है, इसको करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति कितना है, लगभग 20 व्यक्ति। बताइए 10 एक्स्ट्रा आया कि नहीं? यही 10 एक्स्ट्रा क्या इसमें इसको लेंगे, इस काम में लेंगे? नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे, है ना। इसको जब हटा देंगे तो ये 10 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी को क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। वहीं अगर दूसरा देखें मौसमी बेरोजगारी, देखिए मौसमी बेरोजगारी खासतौर पर कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है। मान लीजिए कि धान कटने का एक मौसम होता है, गेहूं काटने का एक अलग मौसम होता है कि नहीं, तो उस समय अगर कट जाती है, कटाई पूरी तरह से हो जाती है, जब तक कटाई है तब तक लोगों को काम मिलता है, लेकिन वही अगर कटाई प्रक्रिया अगर पूरी हो गई उसके बाद तो बैठे रहेंगे वो, तो पता है उस अवस्था को क्या कहता है, उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये मौसम विशेष मौसम में देखी जाती है। धान कटने के समय में धान कट जाती है, फिर उस समय वो बैठे रहेंगे। गेहूं कटने का समय में गेहूं कट जाएगी, फिर उसमें बैठे रहेंगे। तो उस बैठनारी को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। उस विशेष अवस्था में बैठे, मतलब कोई काम नहीं मिलता है। जब काम केवल विशेष मौसम में उपलब्ध हो, ठीक है, विशेष मौसम में उपलब्ध हो, जैसे कृषि कार्य, एक एग्जाम्पल में लिख लिए हैं कृषि कार्य, तो इसको क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी के 2 प्रकारों को आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। आपको पता है ना अल्पसंख्यकों की संख्या भारत में कितनी है, तो अल्पसंख्यकों की कुल संख्या 6 है। जैसे मुस्लिम है, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम ही है, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम है। दूसरा देखेंगे क्या कहते हैं, पारसी है ना, ईसाई है, बौद्ध, सिख, जैन, ये 6 हैं कुल हमारे भारत में। आ गए सर हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं आएंगे, हिंदू आएंगे बहुसंख्यक में। अल्पसंख्यक वो होता है जिस धर्मों की संख्या अन्य धर्म की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, उसको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। जैसे आप ले लीजिए पाकिस्तान, वो तो अल्पसंख्यक, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर वहाँ पर जो है बौद्ध अल्पसंख्यक है, वहाँ पर सिख अल्पसंख्यक है, नहीं के बराबर वहाँ जो है पाया जाता है। और सारे देश में कहीं अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में, तो वहाँ पर क्रिश्चियन जो है बहुसंख्यक है, ठीक है। तो भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा मुस्लिम अल्पसंख्यकों की 2 समस्याओं का उल्लेख करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम अल्पसंख्यक हो या कोई भी अल्पसंख्यक हो, तो आप ये प्रश्न अगर लिख देंगे ना, और सारे भी, अब मान लेते हैं यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, कोई सिर्फ दे दिया क्या, अल्पसंख्यकों की 2 समस्याओं का जो है चर्चा करें या फिर उसका उल्लेख करें, तो ये दोनों लिख सकते हैं। शिक्षा में पिछड़ापन, आर्थिक अस्थिरता, ये दोनों आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष अल्पसंख्यक दे दिया है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो ये लिख सकते हैं। ये शिक्षा में पिछड़ापन यानी उसका शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है ना। आर्थिक समस्याओं के कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आर्थिक अस्थिरता, सीमित रोजगार के अवसर होते हैं और उनके साथ भेदभाव भी होता है। तो ये आर्थिक स्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और शिक्षा में पिछड़ापन, ये 2 मुख्य कारण माना जाता है, मतलब 2 समस्या माना जाता है किसके, मुस्लिम अल्पसंख्यक के। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप एक बार प्रश्न को देख लेंगे ना, तो एक बार में आपको लगभग आपको दिमाग में आ जाएगा। बट हाँ, जो कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक जो है मतलब सोशियोलॉजी में कुछ नहीं है, बिल्कुल 0 है, बिल्कुल अभी तक वो सोशियोलॉजी चैप्टर को, मतलब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को अभी तक देखा नहीं है, बेचारे में डर है, पूरी तरह से डर बैठा हुआ है कि भैया एग्जाम में क्या होगा, कैसे करेंगे एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये वीडियो देख लीजिए आप, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो वैसे दिया गया है, पहले जो हम डाले हैं उसको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका मस्त हो जाएगा, ठीक है। और जो पढ़े हुए हैं, जो पहले भी क्लास किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो और भी सोना में सुहागा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के 4 अनुसूचित जनजाति, कितने जनजाति, 4 जनजातियों के नाम लिखें। हालांकि जनजातियों का एक विशेष क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं ये, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में, जंगलों में रहते हैं ना, ये कहाँ रहते हैं, विशेष तौर पर जंगलों में, वनों में रहते हैं, ठीक है। इनका एक विशेष क्षेत्र होता है, इनकी अलग एक संस्कृति होती है, इनकी भाषाएं अलग होती है, और ये मुख्य समाज की मुख्य धारा से अलग होता है ये, ठीक है। तो इनके बारे में कहता है कि 4 अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको बताना है। पहला देखें संथाल, दूसरा देखेंगे उराव, मुंडा, खरवार, ये 4 अनुसूचित जनजाति बिहार की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। चलिए तो ये आप जनजाति को देख लिए, 4 अनुसूचित जनजाति, ये आपको दिमाग में रखना है, संथाल, उराव, मुंडा और खरवार, ठीक है। कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर कस्टमर केयर, है ना, कस्टमर का केयर किया जाता है कॉल सेंटर में। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ना सिम कार्ड में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, फोन करते हैं, कस्टमर केयर में फोन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि समस्या का निदान करने के लिए।
तो समस्या का निदान करने के लिए देखिए अलग अलग कंपनियां होती है, तो अलग अलग कंपनियां फोन के माध्यम से, ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान करते हैं। वही क्या होता है, कॉल सेंटर, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर वह सेवा है जहां कंपनियां अपने ग्राहकों को टेलीफोन के माध्यम से क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, उसी को क्या कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं। एक प्रोसेस होती है, अब तुरंत लगा दीजिएगा, डायल कर दीजिएगा, तुरंत नहीं लग जाएगा, उसमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आपका कस्टमर केयर से बात हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से इसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के 4 दैनिक समाचार पत्र, दैनिक का मतलब क्या होता है, दिन में, है ना, एक दिन में, यानी प्रत्येक दिन आने वाले जो समाचार पत्र होती है उसको दैनिक समाचार पत्र कहते हैं, और सप्ताह में जो एक बार समाचार पत्र आएगी उसको साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। तो बिहार में 4 सामाजिक जो समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र, उनको बताना, जैसे हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, ये सारे, आर्यावर्त है, ये जो समाचार पत्र है बिहार की प्रमुख है, लेकिन और सारे भी है, लेकिन 4 पूछा है तो 4 का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। आपके घर में भी आते होंगे समाचार पत्र, आते हैं कि नहीं, बताइए कौन सा आते हैं, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, आर्यावर्त, कौन आते हैं? तो इनमें से तो हम बहुत सारे जो है प्रश्न, मतलब इसमें क्या कहते हैं, दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि विशेष है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका 4 दैनिक समाचार पत्र। अगला देखेंगे गोष्ठी विवाह। देखिए, गोष्ठी विवाह को ध्यान में रखना है। गोष्ठी विवाह होता है सामूहिक विवाह, मतलब 2 या 2 से अधिक जोड़े एक साथ अगर विवाह करते हैं, ठीक है, एक साथ अगर उनकी विवाह होती है, वो क्यों करते हैं भाई, खर्च कम होता है, एक साथ हो जाता है पूरी तरह से, मतलब खर्च अगर कम होगी तो अच्छा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, गोष्ठी विवाह कहते हैं। तो गोष्ठी विवाह एक सामूहिक विवाह समारोह होता है जिसमें कई जोड़े, है ना, 2 या 2 से अधिक जोड़े एक साथ शादी करते हैं, जिसमें क्या होता है, खर्च कम होता है। कोई कोई परिवार भी देखेगा ना, गोष्ठी विवाह होती है, जैसे एक साथ 2 या 3 भाई बहनों का एक साथ उसका क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गोष्ठी विवाह कहते हैं। हालांकि गोष्ठी विवाह में, सामूहिक विवाह में देखिएगा बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब 8, 10, 15, 20 इस तरह से मतलब जोड़े में शादी होती है, तो वो उसको हम कहेंगे क्या, गोष्ठी विवाह कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है आधुनिकता की 2 परिभाषाएं लिखिए। आधुनिकता की 2 परिभाषाएं लिखें। तो आधुनिकता की 2 परिभाषाएं निम्नलिखित। देखिए, आधुनिकता का मतलब होता है समाज में एक नई परिवर्तन, है ना, समाज में एक नई परिवर्तन, विकास की ओर अग्रसर होना, नए मशीनीकरण आना, है ना, ये सारी चीजें, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ये सारी जो देखी जाती है वो किसमें देखी जाती है, आधुनिकरण की व्यवस्थाएं है वो। तो आधुनिकरण की 2 परिभाषाएं अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, आधुनिकरण नए विचारों, नए नए चीजों को सोचते हैं लोग, है ना, तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया है। तकनीक मतलब नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नए नए विचार आते हैं लोगों में, तो ये आधुनिकता का ही प्रतिफल है। अगला देखिएगा, यह एक सामाजिक परिवर्तन है, समाज में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है ये, जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। इस समय जो ना ये जो आधुनिकता होती है, इसमें लोग तर्क के आधार पर सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर वो सोचते हैं, न कि पारंपरिक दृष्टि के आधार पर। पहले लोग धर्म के आधार पर चलते थे, लेकिन वास्तविकता में अगर देखिएगा, आधुनिकता में देखिएगा तो लोग सोच विचार तर्क के आधार पर जो है सोचते हैं। ठीक ना, तो ये क्या होता है, आधुनिकता। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए कहते हैं क्या, सामाजिक परिवर्तन। 11वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के 4 कारकों के नाम लिखिए। देखिए, समाज में परिवर्तन लाने के 4 प्रक्रिया कौन कौन सी है। आपको अगर पहला पूछा जाए ना तो आप कहेंगे कि सर शिक्षा, अगर शिक्षा लोगों में होगी तो सामाजिक परिवर्तन होगी कि नहीं। अब वहीं अगर देखिएगा मशीनीकरण, वही औद्योगिकरण जो होती है, औद्योगिकरण, नए नए उद्योग बनते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा शिक्षा हो गया, एक सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। औद्योगिकरण हो गया, तकनीकी विकास, नए नए टेक्नोलॉजी आती है, इनमें अगर विकास होगी तो लोगों का कार्य सरल होगा, लोगों का कार्य आसान होगा। यहां पर है कानूनी सुधार। पहले के जमाने में देखिएगा ना, पहले के जमाने में सती प्रथा, है ना, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, दलितों को जो है सही तरीके से उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया, कानून, संविधान ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं जो ना ही महिलाओं के साथ भेदभाव कर सकते हैं और ना ही दलित समाज के साथ आप भेदभाव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन का ही प्रतिफल है, ये सामाजिक परिवर्तन का ही संकेत है। तो ये 4 आप अगर चीज लिख देंगे तो ये 4 चीज अगर आप कहेंगे कि ये 4 चीज समाज में परिवर्तन लाने की स्थिति है। ठीक है, शिक्षा, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और कानूनी सुधार, 4 कारक हो गया। तो 4 कारक आप आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो है ना, आप एक बार देखेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगा। घर में अगर आप एक बार और भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपको याद। औद्योगिकरण के 2 नकारात्मक परिणामों का वर्णन करें। हालांकि ये जो है ना क्लास हम थोड़ा सा पहले लाने वाले थे, लेकिन कोई कारणवश नहीं ला पाए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समय मिल जाता तो बेहतर होता है कि नहीं। तो औद्योगिकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव।
बच्चों दो नकारात्मक मतलब नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट क्या लगता है सिर्फ फायदा ही होता? नहीं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, औद्योगिकरण से ज्यादातर केस में देखिएगा तो फायदा ही होता है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो नकारात्मक प्रभाव में क्या होगा? जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बताइए, नए नए अगर मशीन आएंगे, इसमें औद्योगिकरण में मशीनें आएंगे। अब एक काम को करने के लिए जहां 10 लोग काम करते थे वहां पर मशीन को लगा दिया गया है। अब 10 व्यक्ति का काम अकेले मशीन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 10 लोगों का रोजगार छीन लिया, तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। देखिए बड़े बड़े शहरों में देखिएगा फैक्ट्री वगैरह होते हैं, कारखाना वगैरह लगे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण भी फैलती है, तो प्रदूषण भी निकलती है, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक समस्या ये भी है। दो समस्या आप आसानी से, दो ही नकारात्मक प्रभाव आपको बताना है, दो ही नकारात्मक परिणाम बताना है। पहला क्या है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाता है। दूसरा क्या है? पारंपरिक रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो पारंपरिक रोजगार के अवसर मतलब समझते हैं, पहले कुटीर उद्योग चलते थे, पहले हस्तलिपि यानी हाथ से लोग काम करते थे, हाथ से चीजें बनाते थे, लेकिन आज के डेट में मशीनों से ही काम कर देते हैं। तो वो लघु उद्योगों का क्या हो गया? खत्म हो गया। लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे जो हस्तलिपि हाथ के द्वारा बनाया गया वस्तु, अब वो क्या, अब उसको कम वैल्यू देते हैं। पहले कपड़े बनाते थे हाथ से ही, स्वेटर वगैरह हाथ से ही बना लेता था ना, खिलौना वगैरह हाथ से बना लेते थे, लेकिन आज के डेट में ये पारंपरिक प्राचीन समय में जो पारंपरिक जो ये थी अवसर थी, वो क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। तो ये दो जो है आप क्या कर सकते हैं? नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं। ओके, चलिए मध्यम वर्ग की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए मध्यम वर्ग होता क्या है? ना ही ज्यादा ये अमीर होते हैं और ना ही ज्यादा ये गरीब होते हैं, ये बीच वाले जो है वर्ग होते हैं, ठीक है। हालांकि मध्यम वर्ग पढ़े लिखे समाज होते हैं, जैसे जैसे अब देखिएगा डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, एडवोकेट हो गए, इसे किस में आएंगे? मतलब ये कर्मचारी, ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे मध्यम वर्ग में, है ना। मध्यम वर्ग की अगर दो विशेषताओं को अगर हम उल्लेख करें तो समाज में ये बैलेंस लाती है। बैलेंस मतलब संतुलन लाते हैं। संतुलन जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, है ना, और एक जो है एक व्यक्ति है शिक्षक है, दोनों जगह काम होगा, है ना। एक साधारण व्यक्ति का काम दोनों जगह पर पड़ सकता है। अगर आपको तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, शिक्षा लेनी है तो कहाँ जाएंगे आप? शिक्षक के पास जाएंगे, स्कूल जाएंगे। तो समाज को क्या करता है? संतुलन करते हैं ये, ठीक है। तो मध्यम वर्ग की दो विशेषताओं को अगर हम बताएं तो क्या होगा? शिक्षा को ये महत्व देते हैं। डॉक्टर आप कब बनिएगा? जब आप शिक्षित होंगे, है ना। शिक्षक कब बनेंगे? जब शिक्षा को महत्व देंगे। सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना, यानी समाज में जो है और सारी जो प्रक्रियाएं होती है, लोगों के कार्य होते हैं उनको, और आर्थिक संतुलन को ये क्या करके रखते हैं? संतुलन बनाए हुए रखते हैं। तो दो आप विशेषता बता सकते हैं ना, मध्यम वर्ग की दो विशेषताएं आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण संस्कृति के दो प्रभावों का वर्णन करें। पश्चिमीकरण मतलब समझते हैं यूरोपीय देश, है ना। यूरोपीय देशों की जो संस्कृति है भारत में भी देखी जाती है। यूरोपीय देशों की संस्कृति, यूरोपीय देश मतलब जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, है ना। यूरोपीय देशों की संस्कृति, वहां की संस्कृति जब हम अपने देश में उसको जो है पालन करते हैं, अपने देश में जब चलते हैं, उसको उन संस्कृति को अपनाते हैं, तो वो क्या होता है? पश्चिमी संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति के दो प्रभाव बताना। क्या दो प्रभाव? पहला देखेंगे आपका यहाँ पर खान पान, है ना। ये क्या है? भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण की दो प्रभावों का उल्लेख निम्नलिखित है। खान पान, यानी खान पान में आप देखेंगे जैसे पिज्जा, बर्गर, है ना, ये सारे कहाँ की है? पश्चिमीकरण की देन है, यानी पश्चिमी संस्कृति की ही देन है खान पान में। उसके बाद अगला देखिएगा पहनावे में बदलाव। पहनावे में बदलाव, जीन्स पैंट वगैरह कहाँ की है? ये सब पश्चिमीकरण की ही है। कोट वगैरह, टाई वगैरह जो होता है पहनते हैं, ये कहाँ की है? पहनावा और में ये पश्चिमीकरण ही यूरोपीय देशों की ही देन है। तो ये अगर जब आप भी जीन्स पहनते होंगे, बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो ये पश्चिमीकरण को अपनाते हैं आप, ठीक है। पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन। पारिवारिक मूल्य का मतलब जैसे पहले के जमाने में लोग जो है संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, एक ही घर के नीचे में, एक ही घर के छत के नीचे में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक घर में ही रहते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे खास करके पश्चिमीकरण की ये व्यवस्था नहीं है। पश्चिमीकरण में क्या होता है? एकल परिवार को ज्यादा लोग महत्व देते हैं। जब आप दो भाई होते हैं तो दो भाई की जब शादी हो गई तो अब वो साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग घर हो जाएंगे। तो वो क्या होता है? वो होता है एकल परिवार होता है। तो पारिवारिक मूल्य, जो संयुक्त परिवार था अब एकल परिवार में लोग रहने लगे हैं। तो ये भी इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। भारतीय संस्कृति पश्चिमीकरण की संस्कृति पर ये दो प्रभाव आप लिख सकते हैं।
कहता है स्वजातीय विविधता के दो लक्षणों पर प्रकाश डालें। स्वजातीय मतलब एक ही जाति की जो विविधता है, विविधता मतलब अलग अलग चीजों को जो अपनाते हैं, अलग अलग चीजें, है ना, चाहे वो भाषा, संस्कृति, है ना, रहन सहन, ये सारी चीजें जो है वो उसको क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, अलग अलग प्रकार की। तो उनके दो लक्षणों पर प्रकाश डालना है, दो लक्षण बताना है। तो स्वजातीय विविधता के दो लक्षणों पर प्रकाश निम्नलिखित है। पहला देखेंगे समान सांस्कृतिक परंपराएं। मान लेते हैं एक आदिवासी है, तो आदिवासी एक मुंडा आदिवासी मतलब है ना, मुंडा जनजाति लोग हैं, तो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं क्या होगी, समान होगी। जहां पर भी देखिएगा मुंडा जनजाति की, तो उनकी उसके जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो क्या होगी, समान होगी। एक जैसी भाषाएं, वही अगर जाति देखिएगा जनजाति मुंडा, तो उनके रीति रिवाज और भाषाएं क्या होगी, एक जैसी होगी। तो बताइए सांस्कृतिक परंपरा और भाषा एवं रीति रिवाज, ये विविधता देखी जाती है कि नहीं, किसमें, स्वजाति में। एक एग्जांपल लेकर के बताए, मुंडा जनजाति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नारीवाद से आप क्या समझते हैं। नारियों को सम्मान देना, नारियों को महत्व देना, ठीक है, क्या कहते हैं, नारीवाद। नारीवाद एक सामाजिक आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत करता है। उनको समाज में अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो आर्थिक कार्य के आधार पर हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, ठीक है, सभी में उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। समानता की वकालत करता है ना, ये सारी चीजों पर जब महिलाओं की जब अधिकारों की बात और उनके समानता की वकालत करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, नारीवाद कहेंगे। लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिहार सरकार की जो दो छात्र योजनाओं के बारे में बताना है। मतलब छात्रों के लिए जो बिहार सरकार दो योजनाएं लाई है, उन दो योजनाओं को आपको बताना है ना। बिहार सरकार की दो छात्र योजनाओं का उल्लेख निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। वो दो छात्र योजना कौन कौन से हैं। पहला आप देखेंगे मुख्यमंत्री बालक और बालिका योजना। ये बालक मतलब होता है लड़का, है ना, बालिका मतलब लड़की। तो दोनों के लिए हालांकि यहाँ पर छात्र की बात कर रहे हैं तो छात्र से ही रिलेटेड यहाँ पर करते हैं, यहाँ बालक करते हैं, ले लिए हैं, बालिका भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री बालक योजना और अगला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हालांकि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है ना, ये उच्च स्तर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी, ठीक ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जाति के दो प्रकारों का उल्लेख करें। दो प्रकार कौन कौन से हैं जाति के, तो उसको बताना है। पहला आप देखेंगे जाति के दो प्रकारों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है सामाजिक जाति। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन व्यवस्थाएं हैं जो ऋग्वेद से ली गई है ना, पुरुष सूक्त मंडल है जो वहीं से ली गई है ये जाति वर्ण व्यवस्था, जहां पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की बात करें तो जैसे पूजा पाठ वगैरह जो करवाते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, जो जैसे क्या कहते हैं उसको, ग्रंथों का जैसे ज्ञान होती है, वेदों का ज्ञान होता है, उपनिषद, ये सारी चीजों की जिसको ज्ञान होगी वो क्या होंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। वहीं क्षत्रिय की बात करें तो जैसे सेना होता है ना, सेना रक्षा करने वाला, आर्मी, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं क्षत्रिय कहते हैं। अब वैश्य की बात करें तो व्यापार वगैरह करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, उसको वैश्य में रखा गया था। और ये शूद्र जो है ना, शूद्र होता है सेवा करने वाले, इन लोगों को सेवा देने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, शूद्र होते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था उस समय उनके कुशलता के आधार पर बांटा गया था, न कि उनके जन्म के आधार पर। तो कुशलता जिस तरह से आप जैसा काम जानते हैं उसी तरह से आप उस वर्ग में होंगे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जो है ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था से क्या बन गई, जाति व्यवस्था बन गई। तो इसमें योग्यता होनी चाहिए, तभी आप ये जो है मतलब वर्ण कहलाएंगे, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य या शूद्र। समझ गए ना। चलिए अगला है सामाजिक जाति। हालांकि ये व्यवसाय आधारित है, व्यवसाय मतलब बाद में जो है ये सामाजिक जाति, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उस जाति में जो कार्य होते हैं, जो पेशा होते हैं, वही पेशा वही काम आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी ये क्या है, व्यवसाय पर आधारित ये सामाजिक जाति को रखा गया है। तो दोनों को आप आसानी से लिख सकते हैं, ये जाति के 2 प्रकार। ठीक है। कहता है कि बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है। 1 लाइनर क्वेश्चन था ये, 22 है ना। अनुसूचित जातियों की संख्या अगर देखिएगा तो कुल कितने हैं, 22 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह में गोत्र के महत्व का वर्णन करें। पहले गोत्र के बारे में समझ लीजिए कि गोत्र होता क्या है। देखिए ये जाति अलग होती है और गोत्र अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक जाति की अगर हम बात करें, जैसे ब्राह्मण की बात करें, है ना, ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो पता है ब्राह्मण में जो है ना अलग अलग प्रकार के गोत्र होते हैं, सभी का गोत्र मतलब अलग अलग होता है। तो ये गोत्र में होता क्या है कि ये समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। जैसे काश्यप हो गया, सांडिल्य हो गया, अलग अलग प्रकार के गोत्र होते हैं, वो समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। कहा जाता है कि अगर समान गोत्र में विवाह करते हैं तो आने वाले समय में उनका जो है ना रक्त संबंध सही नहीं रहता है,
उनकी स्थिति सही नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है ना वो समान गोत्र में नहीं, अलग सा गोत्र में वो विवाह करते हैं, अपने दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं। हालांकि जाति तो सेम रहता है, लेकिन गोत्र उनका अलग में विवाह करने को ज्यादा जो है मतलब सकारात्मक समझते हैं, ठीक ना। तो हिंदू विवाह में गोत्र के महत्व को अगर हम देखें तो यहां पर कहता है कि हिंदू विवाह में गोत्र का महत्व रक्त संबंध और वंश परंपराओं से जुड़ा होता है। यानी इसका रक्त संबंध और वंश परंपरा से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि अगर समान गोत्र होता है ना, तो इसका मतलब है कि उसका जो है ना पूर्वज जो है, उसका पूर्वज कोई ना कोई आपका रहा होगा, इसीलिए वो उस गोत्र का है, इसीलिए वो समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो रक्त संबंध बताता है वो, वंश परंपरा से ये जुड़ा होता है। समान गोत्र में विवाह को क्या माना गया है? निषेध माना गया है, मना ही किया गया है, मतलब उसको समान गोत्र में वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे एक कुल का माना जाता है। समझ गए ना कि एक कुल का माना जाता है। मतलब किसी जमाने में ऐसा था कि वो आपका ही वंश, मतलब वंश था, आप उनके ही वंश थे, इसीलिए उसको जो है ना एक ही कुल का माना गया है, उनमें विवाह नहीं होती है। जिससे क्या होता है? अनुवांशिक दोष होती है और जाकर के सामाजिक संतुलन क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ये चीजें आप कह सकते हैं कि इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? अनुवांशिक दोष और सामाजिक संतुलन क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसीलिए हिंदू विवाह में गोत्र, समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदू विवाह में गोत्र के महत्व को समझ गए होंगे आप लोग। स्वयंसेवी संस्था क्या होती है? देखिए ये संस्था ऐसी है जो समाज में बिना किसी मतलब बिना किसी हिचक के वो लोगों की भलाई करते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो बिना मतलब फ्री में, है ना, मुफ्त में लोगों की भलाई करते हैं वो। तो वो क्या होता है? स्वयंसेवी संस्था होता है। स्वयंसेवी संस्था ऐसी संस्था है जो बिना किसी लाभ के लोगों की क्या करते हैं? भलाई के लिए काम करती है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, समाज की मदद से क्या करते हैं? जुड़े कामों को करती है और जरूरत पड़ने पर सरकार या लोगों से क्या लेती है? ये मदद लेती है। पैसा वगैरह खत्म हो जाएगी तो सरकार से ये मदद ले सकती है, सरकार इसको मदद भी करती है। अरे लोगों की भलाई करने के लिए कौन व्यक्ति चाहेंगे कि इनका सहायता न की जाए, है कि नहीं। चलिए, तो ये स्वयंसेवी संस्था समझ गए, लोगों की भलाई करने के लिए एक संस्था है। जब जरूरत पड़ती है तो सरकार से ये क्या लेती है? मदद लेती है, या किसी संस्था से भी मदद लेती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनको सहयोग करती है। महर के दो महत्व बताइए। पहले महर समझ लीजिए कि महर होता क्या है। कभी कभी आपको महर के बारे में, महर या फिर मेहर, है ना, महर या फिर इस तरह से मेहर लिखा होता है। हालांकि एक मुस्लिम विवाह का रीति रिवाज होता है जो महर में होता है ना, लड़का जो है जिस लड़की से वो विवाह करते हैं तो उनसे पहले वो उनको कुछ मतलब रकम देते हैं, कुछ गिफ्ट या उपहार के रूप में उसको कुछ रुपए देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो मेहर होता है मुस्लिम विवाह में। तो कहते हैं कि महत्व क्या होता है, तो महत्व को जानना है। महत्व क्या होता है? देखिएगा, दो महत्व निम्नलिखित है। पहला है पति की जिम्मेदारी। पहला क्या होता है? पति की जिम्मेदारी ये बने कि लड़कियों को जो है ना, उनके पत्नी को एक आर्थिक सहायता उनको सुनिश्चित करनी है ना। मुस्लिम महर विवाह जो है पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला एक आधिकारिक धन या क्या होता है? उपहार होता है। आधिकारिक धन या उपहार होता है जो उसकी आर्थिक सुरक्षा क्या करती है? सुनिश्चित करती है। किसकी? महिला की जो आर्थिक सुरक्षा है उनकी क्या करती है? वो सुनिश्चित करती है। तो पहला आप देख लिए पति की जिम्मेदारी, और दूसरा देखिएगा स्त्री का अधिकार। स्त्री को इसमें सम्मान दिया जाता है ना, स्त्री को इसमें सम्मान दिया जाता है इस वजह से कि महर में महर जो है पत्नी की वैधानिक अधिकार है, जो सरिया कानून क्या मतलब सरिया कानून इसमें होता है उन लोगों की, मुस्लिम समाज की, ठीक है। महर पत्नी का वैधानिक अधिकार है जो उसे विवाह के समय या बाद में उसको दिया जाता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और सम्मान बना रहता है। ये पॉइंट आप देखिएगा, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए ही जो है ना ये महर व्यवस्था की गई है। तो स्त्री को अधिकार मिल गया, किस लिए? स्वतंत्रता भी और साथ साथ सम्मान भी। तो दो चीजों को आप दो महत्व बता सकते हैं कि नहीं? पति की जिम्मेदारी और स्त्री का अधिकार, ये दो चीजें हैं महत्व, दो महत्व है किसके? महर के। आशा करते हैं आप लोग महर को भी समझ गए और के महत्व को भी समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अति पिछड़ा वर्ग क्या कहते हैं? अरे आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, इन सारे क्षेत्रों में अगर वो पिछड़ापन होंगे, पिछड़े हुए होंगे, उसको पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अति पिछड़ा वर्ग वे वर्ग समूह है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्या होंगे? अत्यधिक वंचित होंगे। वंचित मतलब अलग, वंचित मतलब बिल्कुल मुक्त होना उससे। बताइए, वो सामाजिक दृष्टि से भी, है ना, आर्थिक क्षेत्र में भी, शैक्षणिक रूप से भी वो पूरी तरह से क्या वंचित है, पूरी तरह से अलग है। वो जो मिलना चाहिए वो पूरी तरह से अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? अति पिछड़ा वर्ग कहेंगे। तो इन्हें सरकारी योजनाओं और आरक्षण के तहत विशेष सहायता दी जाती है। तो ये जो है अति पिछड़ा वर्ग को कुछ कुछ सहायता राशि दी जाती है योजनाओं के अंतर्गत, और इसको आरक्षण की व्यवस्थाएं भी की गई है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ना, जैसे मंडल आयोग पढ़े थे ना, मंडल आयोग के बारे में देखे थे। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे काका कालेलकर ने भी सबसे पहले जो है इन लोगों की बात की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक शब्द है, जो 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह शब्द को जोड़ा गया है। असामाजिक अखंडता शब्द को भी इसी संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो यहां पर कहता है कि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता देश होना भी चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को अपना सपोर्ट नहीं करती है। सभी धर्म राज्य के नजर में सब समान है ना। सारे धर्म जो है अपने अपने मतलब अपना अपना जो धर्म को स्वीकार कर सकते, मतलब अपने तरह से वो काम कर सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें दबाव किसी का नहीं रहता है। एक धर्म दूसरे धर्म का इसमें सम्मान करते हैं। चाहे वो पूजा करने के लिए मंदिर हो वो कर सकते हैं, पूजा जो नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिद होती है वो वहाँ पर जा सकते हैं। किसी प्रकार की रोक टोक इसमें नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति एक धर्म को दूसरे धर्म, एक व्यक्ति के मतलब धर्म के जो व्यक्ति होते हैं दूसरे धर्म को वो अपना सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें जो है भेदभाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है क्या, धर्मनिरपेक्षता समाज में धार्मिक सहिष्णुता, मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, सहन करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हैं। किसी प्रकार की मारकाट इसमें नहीं होती है। हाँ, इसमें धर्मनिरपेक्षता में जो सांप्रदायिक जो ये सद्भावना है वो बनाए रखते हैं। यह विभिन्न धर्मों के बीच समानता और एकता को क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो इन ये जो है अलग अलग धर्मों के बीच समानता को और साथ साथ एकता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यही है हमारा क्या, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है कि नहीं। चलिए, धर्मनिरपेक्षता समझ गए। तो अब अगला प्रश्न देखें, सरपंच की 2 कार्यों को लिखें। पंचायत में जज की भूमिका कौन निभाते हैं। किसी भी पंचायत में जज की भूमिका कौन निभाते हैं, इसको जज भी कहा जाता है, पंचायत का जज है ना। ग्राम पंचायत का जज किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, सरपंच को ही। तो सरपंच के 2 कार्य आपको बताना है। कहीं पर अगर किसी प्रकार की विवाद अगर हो जाती है तो उनका निपटारा करने के लिए कौन आएगा, सरपंच ही आएगा, है ना। और सारे भी विकास कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, पहला आप देखेंगे ग्राम विकास के कार्यों का संचालन, सड़कों का इसमें जो है सड़क निर्माण करते हैं, पानी की व्यवस्थाएं या मतलब उपलब्ध करवाती है, शिक्षा स्वच्छता जैसे विकास कार्यों की योजना बनाकर उन्हें क्या करती है, ये लागू करती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है विवाद निपटारा। किसी भी कहीं पर अगर किसी प्रकार का क्लेश होता है, झगड़ा वगैरह होता है तो उनका निपटारा करने के लिए कौन आते हैं, सरपंच आते हैं। सरपंच गांव के लोगों के बीच झगड़े या विवाद सुलझाने में नेतृत्व करता है ना, और साथ साथ ये शांति बनाए रखता है। तो ये 2 कार्य आप लिख सकते हैं, ग्राम विकास कार्यों का संचालन और विवाद का निपटारा। सरपंच के 2 कार्य हो गया। चलिए, मुखिया के कार्यों की विवेचना कीजिए। मुखिया के कौन कौन से कार्य हैं उनकी विवेचना करना। हालांकि इसमें कोई सटीक नहीं बोला गया है कि 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। इसमें जो है आपका मुख्य रूप से हम 5 कार्यों को लिखे हैं। अगर 2 कार्य लिखेंगे, बोलने के लिए कहेंगे कि 2 कार्य बताइए, 3 कार्य बताइए, तो 5 में से ही छांट करके 2 कार्य आप लिख सकते हैं। तो मुखिया के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित है। विवेचना निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित है ऐसे लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। निम्नलिखित है। तो पहला आप देखेंगे, पहला हम लोगों का क्या है, पहला देखिएगा पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करना। तो पंचायत में बैठक वगैरह होती है तो उनका अध्यक्षता कौन करते हैं, यही मुखिया करते हैं। गांव में सामाजिक विवादों का समाधान करना। गांव में जो सामाजिक विवाद होते हैं उनका समाधान कौन करते हैं, मुखिया करते हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करना। कोई भी योजना आती है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो उनको योजनाओं को लागू करने का जो है अधिकार किसको है, वो हम मुखिया को, तो वो लागू करते हैं। गांव के विकास कार्यों की देखरेख करना। और सारे भी जो विकास कार्य होते हैं, अन्य जो सदस्यों के द्वारा विकास कार्य होते हैं उनका देखरेख कौन करते हैं, मुखिया साहब करते हैं, मुखिया जी करते हैं ना। गांव की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना। आवाज का मतलब ये होता है जैसे सड़कों का काम करनी है हमें, अब कहीं पर कलवर्ट बनाना है, छोटी पुलिया बनानी है, तो वहां पर जो है उन लोगों की मांग होती है कि भाई यहाँ पुलिया बनाया जाए, सड़कों का जो है सही तरीके से मरम्मत किया जाए। तो वो लोगों की आवाज़ होती है कि इसका ठीक ठाक किया जाए। तो ये आवाज़ राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम, प्रशासन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, यही मुखिया करती है। आपको पता है मुखिया का कार्यकाल कितना साल का होता है, बताइए। कार्यकाल इसका जो होता है कितना साल का होता है, तो कार्यकाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछने का संभावना रहता है। कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष का होता है मुखिया का, है ना। और इसका जो तनख्वाह होता है ना, सैलरी जो होती है, इनकी सैलरी कितनी होती है। अब पहले अगर देखिएगा सैलरी इसकी 2.5 हज़ार थी, के का मतलब 5,000, है ना, कट रहा है ना,
इसको देख लेते हैं। तो मुखिया का जो है ना सैलरी कितना है, सैलरी पहला अगर आप देखेंगे तो पहला था कितना, 2500 रुपया था ना, 2500 रुपया था, 2500 रुपये। सर इतना कम था सैलरी? हाँ जी, लेकिन आज अगर देखेंगे तो इसका कितना कर दिया गया, 5000 कर दिया है। 5000 रुपये जो है अब इसको मंथली मिल रही है। लेकिन योजनाएं वगैरह नीति वगैरह जब सरकार लाती है तो उनमें उनको अच्छा खासा कमाई होती है, ठीक ना। हाँ करप्शन, अगर करप्शन में कोई भी मुखिया अगर उतर गए तो फिर तो उसका फिर गड़बड़ हो जाएगा तब फिर, ठीक है। चलिए, इसको पैकेज मिलता है अलग अलग, मतलब कार्यों के लिए अलग अलग पैकेज मिलता है, करोड़ों में मिलता है उसको, लाखों में, ठीक है। चलिए, तृतीयक नातेदारी की अगर बात करें, तृतीयक नातेदारी की अगर बात करें तो तृतीयक नातेदारी होता क्या है। हम लोग पता है ना कि नातेदारी की कुल कितनी श्रेणी है, तो वो 3 श्रेणी है। कितनी श्रेणी बताइए, 3 श्रेणी है नातेदारी की, 3 श्रेणियां। पहला क्या है, पहला हम लोगों का है प्राथमिक, है ना, पहला हम लोग का है प्राथमिक समिति, प्राथमिक, प्राथमिक श्रेणी। और दूसरा अगर देखें तो द्वितीयक, है ना, द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक। और तीसरा हो जाएगा हम लोगों का, तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीयक श्रेणी। आप अगर देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लिखाते हैं। देखिए प्राथमिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो प्राथमिक में कौन आएगा, जैसे माता पिता आ जाएंगे, ठीक है, माता पिता, माता पिता आएंगे, भाई बहन आएंगे, पति पत्नी आएगी इसमें, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन आएंगे इसमें। चलिए, तो ये हो गया प्राथमिक श्रेणी। लेकिन वही द्वितीयक श्रेणी, जो ये प्राथमिक श्रेणी जिससे डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी। कौन आएगा द्वितीयक श्रेणी में, जैसे दादा दादी आएंगे, क्या आएंगे, दादा दादी आएंगे, उसके बाद चाचा, है ना, चाचा आएंगे, और चलिए जैसे मामा आएंगे, तो ये द्वितीयक श्रेणी में आ जाएंगे। तृतीयक श्रेणी, जो ये लोग जो जिससे और सबसे जुड़े होते हैं वो तृतीयक श्रेणी में आ जाएंगे। तो तृतीयक श्रेणी में जैसे मान लिया आपका चचेरा भाई है, चचेरा भाई का ससुर, बताइए आप इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, नहीं है, चचेरा भाई का ससुर, इससे उतना ज्यादा आप जुड़े हुए नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक श्रेणी में आ जाएगा। आएगा कि नहीं तृतीयक श्रेणी में, तो तृतीयक श्रेणी हो गया ये। तो यहां पर कहता है कि तृतीयक श्रेणी होता क्या है, तृतीयक टर्सरी किनशिप इसको कहते हैं, वह संबंध जो प्राथमिक और द्वितीयक नातेदारों के माध्यम से बनता है, यानी प्राथमिक श्रेणी और द्वितीयक श्रेणी के माध्यम से जो बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक नातेदारी। यह अप्रत्यक्ष संबंध होता है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली आपका जो है रिलेशन होता है उनके साथ, ज्यादा उनसे आप घुल मिल नहीं होते हैं। जैसे चचेरे भाई का ससुर, एग्जाम्पल में देती हैं, चचेरे भाई का ससुर, क्या आप उससे उनका ज्यादा उतना लगाव होता है आपके साथ, नहीं होता है ना। चलिए, कहता उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना क्या है, उज्ज्वला योजना को समझ लीजिए कि ये जो है 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लाई गई थी, ठीक है। उज्ज्वला योजना खासतौर पर ये गरीब घर की जो महिलाएं होती है उनको खुशियां देने के लिए, है ना, उनको खुशी देने के लिए ये जो है उज्ज्वला योजना, उनको एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। एलपीजी कनेक्शन जो चूल्हे में जो खाना बनाती है, धुआं वगैरह निकलती है, आंख में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसीलिए सरकार जो है उनको सहायता देने के लिए, उनको उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये एलपीजी गैस कनेक्शन उनको जोड़ा गया था। हालांकि 10 करोड़ से भी ज़्यादा जोड़ चुका है इस योजना के अंतर्गत। तो उज्ज्वला योजना क्या है इसको समझ लीजिए। तो उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक पहल है जो 1 मई 2016 को लाई गई थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है 2016 में, ठीक है, 2016 में, कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान में रखिएगा। 1 मई 2016 में ये लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो महिलाएं होती है उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म पता ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिख दीजिए सर। चलिए लिख देते हैं, पूछा भी जा सकता है, लिक्विफाइड, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये है एलपीजी कनेक्शन, है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं गरीब महिलाओं को, ताकि क्या हो, स्वच्छ ईंधन मिल सके। अस्वच्छ ईंधन कौन होता है, जैसे चूल्हा में जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे धुआं वगैरह निकलती है, प्रदूषण वगैरह निकलती है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना समझ गए, डेट भी इसका याद रखना है, और साथ साथ आप जो है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब जो है इसको लाया गया, कब लाई गई थी सरकार के द्वारा, और ये होता क्या है। अगला हम लोगों का है पॉक्सो कानून। पॉक्सो कानून क्या होता है, पॉक्सो कानून को भी समझिए। ये जो है खासतौर पर जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, यौन जो उत्पीड़न जो होते हैं ना महिलाओं को, उससे बचाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। कब, 2012 को,
सरकार के द्वारा कब लाया, काफी कठोर कानून है ये, है ना, काफी ज्यादा ये कठोर कानून होती है। तो यहां देखिएगा पॉक्सो कानून संतानों के यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, है ना, यौन उत्पीड़न हो गया, उनके साथ अगर आप शोषण कर रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है ना भारत में ये कानून लाया गया है, पॉक्सो कानून, है ना। कहा जाता है कि धारा 5 के अंतर्गत बहुत कठोर सजा है इनका, धारा 5 के अंतर्गत ये पॉक्सो कानून में काफी कठोर दंड उसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है बेरोजगारी को परिभाषित करें। कुछ देर पहले हम लोग को बेरोजगारी का प्रकार आया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी आया था, है ना, मौसमी बेरोजगारी, दोनों को तो हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ बेरोजगारी का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब आप कुशल होते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए आप सक्षम होते हैं, तब भी आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, इस अवस्था में आप बैठे हुए रहेंगे, इनकम नहीं आएगी, इस अवस्था को कहा जाता है बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको, बेरोजगारी। बेरोजगारी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के पास काम करने के अवसर नहीं होता जबकि वह काम करने के लिए सक्षम और इच्छुक होता है, यह आर्थिक समस्या है। सही बात है, ये एक प्रकार का क्या है, आर्थिक समस्या है। अब आप जब को कमाई वगैरह नहीं होगी, घर में बैठे हुए रहेंगे नहीं ठल्ले के तरह, तो क्या हो जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है उस अवस्था को। ठीक है, चलिए समझ गए ना बेरोजगारी क्या होता है। ग्राम पंचायत के संगठन की चर्चा करें। देखिए ग्राम पंचायत में आते कौन कौन है, ग्राम पंचायत में सरपंच आते हैं, उनका पंच आता है, सचिव आते हैं, है ना। तो ये सारे लोग जो आते हैं इनके समूह को ही कहा जाता है ग्राम संगठन, है, ग्राम पंचायत का संगठन कहा जाता है। उनके बारे में चर्चा करना है। देखिए ग्राम पंचायत का देखिए दो बार उत्तर लिख दिया गया है, कंफ्यूज मत होइए, एक ही बार होगा ना, एक बार ही होगा। ग्राम पंचायत का संगठन जैसे सरपंच हो गया, पंच हो गया, है ना, सचिव के रूप में होता है। तो इनके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के संगठन, जो क्या करते हैं, ग्रामीण विकास कार्यों का संचालन करते हैं। गांव में जो विकास कार्य होते हैं उनका वो संचालन करते हैं, यही हम लोग का हो जाएगा ग्राम पंचायत। चलिए कहते हैं कि जाति और वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। जाति और वर्ण के बारे में हम लोगों का बहुत बार आया हुआ है, पहले भी हम इसका चर्चा किए हैं। क्या होता है जाति, जाति होता है वो जन्म के आधार पर निश्चित कर दिया जाता है, व्यवसाय में उसको बांट दिया जाता है, जो कार्य उनका पूर्वज करके आया है वही हो जाएगा। मजूमदार और मदान के बारे, मदान ने क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम लोग पढ़े थे ना कि जाति एक बंद वर्ग व्यवस्था है, जो जिस जाति में जिसका जन्म हो जाता है जीवन आजीवन उसको उसी जाति में रहना पड़ता है, तो वो जाति व्यवस्था होती है। लेकिन एक वर्ण व्यवस्था होता है, तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था है, ऋग्वेद में दी गई है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। वो जन्म के आधार पर नहीं बच्चों, बल्कि वो उसके कुशलता के आधार पर तय किया जाता है, जो जिस काम में सक्षम है वो उस वर्ण में रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण देखे थे ना, तो यही है जाति और वर्ण में आप अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। कहता है कि जाति व्यक्ति के जन्म से तय होती है, समाज में वंश पर आधारित होती है, वर्ण व्यक्ति के कर्म, ये है आपका जाति, यहां से यहां तक हो गया आपका जाति। और यहां देखिएगा वर्ण व्यक्ति के उनके कर्म, स्वभाव और गुणों के आधार पर निर्धारित होता है। जाति स्थिर है, जाति जिस जाति में आपका जन्म हुआ उसी जाति में रहेंगे, स्थिर। लेकिन वर्ण क्या है, परिवर्तन है। वर्ण क्या है, परिवर्तन है। आप अगर शूद्र हैं, साफ सुथरा का काम करते हैं, लेकिन वेदों में आप पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उस काम को छोड़ दिए, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण, है ना, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों का अगर आपको पूरी तरह से ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए कि आप शूद्र से क्या बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, बहुत प्राचीन समय की, यानी वैदिक युग में, हम वैदिक युग की बात करते हैं। वैदिक युग को आप जानते हैं ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितना तक, 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है, समझ रहे हैं, आज से लगभग 3000 साल पहले के काल को माना जाता है। तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित होती थी। लेकिन आज के डेट में कर्म जो है, जन्म के मतलब कर्म, वर्ण जो है अब जाति का रूप ले लिया है। मातुल्य नातेदारी क्या होता है, देखिए मातुल्य नातेदारी क्या होता है, इसमें मामा को जो है ना ज्यादा महत्व दिया जाता है, मामा को इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि रीति, नातेदारी की रीति के बारे में हम लोग पढ़े हुए, है ना। क्या होता है नातेदारी की रीति, कितने प्रकार के होते हैं, तो नातेदारी की रीति 6 प्रकार के होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के होते हैं, पढ़े कि नहीं ये 6 प्रकार को। तो 6 प्रकार में आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता चुके हैं, कई बार बताए हुए हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो आपका जैसे परिहार होते हैं, परिहार संबंध होते हैं, मातुल्य होता है ना, उसके बाद माध्यमिक संबोधन होता है, फिर वहीं अगर आप देखेंगे तो आपका सहकष्टी होता है, पितृ स्वश्रेय होता है। मतलब टोटल मिलाकर के 6 रीतियां होती है, किसमें, नातेदारी में। 6 रीतियों को हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर मातुल्य अगर पूछा तो मातुल्य बताइए, मामा के भाई को खास महत्व दिया जाता है इसमें, और जो बच्चों का पालन पोषण, उसका जो रखवाला
होता है, वही मामा जी होते हैं ना, तो वह बच्चों का परवरिश और पारिवारिक जिम्मेदारियों में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यही हो गया आपका मातुल्य नातेदारी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट कहता है क्या, औद्योगिकरण के 2 कारणों का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के 2 कारणों का उल्लेख करना है। तो औद्योगिकरण के 2 कारण आपका निम्न है। पहला आप देखेंगे, औद्योगिकरण का पहला कारण आर्थिक विकास है। पहला क्या है, आर्थिक विकास, जिससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो औद्योगिकरण में जब जब मशीनें आएगी, नए नए मशीन होगी, तो बृहद रूप में होगी और उसका प्रोडक्शन भी होगा, बहुत ही मतलब बहुत ही बृहद रूप में होगा, उसका होगा कि नहीं। तो उसमें ज्यादा मतलब क्या होगा, उत्पादन होगा। तो यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि होती है और रोजगार में भी इसमें वृद्धि होने लगती है। औद्योगिकरण की व्यवस्थाएं ज्यादातर शहरों में देखी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। आप गांव से बाहर जाते हैं लोग काम करने के लिए, वो क्या क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर औद्योगिकरण की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, कार्य की संभावना, रोजगार की संभावनाएं वहां बहुत ज्यादा होती है। दूसरा कारण, पहला देख लिए आर्थिक कारण में क्या, आर्थिक कारण देख लिए। दूसरा है आधुनिक तकनीकी अपनाना। तो आधुनिक तकनीकी अपनाने में जिससे जीवन शैली और सुविधा बेहतर होती है। तो दूसरा कारण हम लोग का क्या हो गया, आधुनिक तकनीकी अपनाना। तो ये इसमें क्या होता है, उनके जीवन शैली और साथ साथ सुविधा में बेहतर होती है। चलिए ये 2 कारण आप समझ गए आधुनिकता की। लैंगिक विषमता का क्या अर्थ होता है, जब किसी भी महिलाओं को, है ना, चाहे महिला नहीं, महिला और पुरुष दोनों में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, है ना, पुरुषों को ज्यादा तनख्वाह मिलता है और महिलाओं को कम मिलती, दिक्कत है कि नहीं। तो वो क्या होता है, आर्थिक भेदभाव होता है। राजनीतिक में देखिएगा पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कोई भी अगर प्रतिनिधित्व होगी तो पुरुष होंगे, तो उसमें क्या भेदभाव हुआ कि नहीं। शैक्षणिक दृष्टि से देखिएगा, लड़के जो है पढ़ने के लिए, उसको उच्चतर शिक्षा देने के लिए माता पिता उनको बाहर भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को कम ही शिक्षा दे करके उसको उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो ये क्या भेदभाव ही तो है, तो भेदभाव नहीं। तो ये क्या होता है, इस आधार पर जब भी अगर मतलब महिला और पुरुषों के समान, मतलब उनके महिला और पुरुषों के साथ इस तरह का भेदभाव जब किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक विषमता कहा जाता है। ठीक है, तो लैंगिक विषमता का अर्थ क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकार, अवसर, है ना, संसाधनों के असमान वितरण से है। तो इन सारे चीजों में अगर असमान वितरण होगा, मतलब समान रूप से नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विषमता कहेंगे, लैंगिक विषमता। यह शिक्षा, रोजगार और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की कमी को दर्शाता है। मतलब समानता नहीं, कमी होता है, इसमें समानता नहीं होता, विषमता होता है। तो अगर आपको लैंगिक विषमता के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी, किसमें, असमान, जैसे शिक्षा, रोजगार और असमान क्षेत्रों में। वही अगर आपका लिखा होगा लैंगिक समानता क्या होता है, तो लैंगिक समानता में आप सिर्फ क्या कीजिएगा, पुरुषों महिलाओं के बीच आर्थिक अवसर और संसाधनों में समान वितरण से है। समान वितरण मतलब पूरी तरह से समान रूप से, बराबर रूप से मिलेगा, असमान नहीं होगा, समान हो जाएगा अगर वहां पर समता होगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एड्स के 3 कारणों पर प्रकाश डालें। एड्स के 3 कारणों पर प्रकाश डालें, मतलब वो बीमारी जो होती है वो किस कारण से हो सकती है, तो वो 3 कारण आपको बताना है। तो इसके जो 3 कारण आपका कौन कौन से हैं, असुरक्षित यौन संबंध से, है ना, शारीरिक संबंध जो होता है असुरक्षित रूप से होता है, और साथ साथ संक्रमित रक्त का उपयोग। यदि किसी व्यक्ति को जो है ये बीमारी अगर है तो उसका रक्त अगर किसी दूसरे व्यक्ति में अगर प्रवेश कर गया किसी कारणवश तो उनको हो सकता है एचआईवी संक्रमित सुई। कभी कभी एक सुई का प्रयोग 2 लोगों में कर दिया जाता है, तो जो संक्रमित व्यक्ति है उनका सुई अगर जो असंक्रमित नहीं, मतलब संक्रमित जो नहीं है उसको अगर लगा दिया जाए तो उनको भी हो जाएगा। तो ये 3 कारण आपका एड्स हो सकता है। कौन सी बीमारी, कौन सा इसका वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, पता ना, एचआईवी वायरस। इस वायरस का नाम क्या है, एचआईवी, और बीमारी का नाम क्या है, एड्स, ना, AIDS लिख देते हैं। ह्यूमन, कभी कभी आपका जो है इसका पूछ दिया जाता है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहां देखिएगा इसका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कट रहा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे इसको लिख देते हैं। ठीक है,
SYNDRMA। तो ये कभी कभी अगर इसका क्या कहते हैं पूछ दिया जाए, इसका विस्तारित रूप इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसका यही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। तो समझ गए ना, ये 3 कारण आपको बताना है, ये 3 कारण आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखें। कहता है क्या, 37 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जाति यानी देखिए, इसको समाज में ना बहुत सारा भेदभाव का सामना करना पड़ा है ये अनुसूचित जातियों को। इसको दलित समाज भी कहा जाता है, इसको दलित भी कहते हैं। प्राचीन समय में तो इसको लोग छुआछूत भी कहा जाता था, हालांकि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। छुआछूत का अंत कर दिया गया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 17 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के नाम पर भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकते हैं। तो अनुसूचित जाति से क्या समझते हैं? अनुसूचित जाति वे समूह है जो पारंपरिक रूप से भारत में सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करते हैं। यानी सामाजिक रूप से समाज में तो करते ही और साथ साथ उनके साथ आर्थिक भेदभाव भी होती है, काम करने की प्रक्रिया में भी उनके साथ भेदभाव होती है। इन्हें सरकारी योजनाओं और आरक्षण के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इनको सरकार के द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाती है और साथ साथ इनको आरक्षण रिजर्वेशन भी दिया जाता है सरकार के द्वारा। SC कहा जाता है इसको, SC शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। और जो आदिवासी होते हैं, आदिम जनजाति होते हैं, मतलब जनजाति लोग होते हैं, उसको ST कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता, यहाँ पर आंसर छूट गया ना, उत्तर आंसर देखिए। उपभोक्ता एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खपत को क्या मिलता है? बढ़ावा दिया जाता है। यह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता, मतलब इच्छाओं को प्राथमिकता देता है, जिससे बाजार की विकास होता है। देखिए, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाली वस्तुएं। आप खाना अनाज वगैरह लाते हैं, सब्जी हो गया, कोई भी चीजें, कोई भी जो आपके काम में आए, जो आपके काम में आए कोई भी चीजें, वो आपका क्या होगा? उपभोग वाली वस्तुएं हो जाएगी। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद क्या है? तो उपभोक्तावाद को इसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण, जब भी एक देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र जो है ये दूसरे देशों से जुड़ा हुआ रहेगा, अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, आदान प्रदान होगा इन सारी चीजों की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का नाम एक और भी है, वैश्वीकरण नाम है ना, वैश्वीकरण नाम है, जो इसी का एक रूप हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण भी कहते हैं। आपको पता है ना उदारीकरण, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण भी भारत में उदारीकरण कब आया था? 1991 में PV नरसिम्हा राव के समय में आया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री हमारे उस समय जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे कि नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री थे। इनको जो है ना उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, उदारीकरण का अग्रदूत। उदारीकरण में इन्होंने बहुत बड़ी योगदान निभाई थी। ठीक है, चलिए भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसको देखें, भूमंडलीकरण विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को क्या करती है? आर्थिक संबंधों का बढ़ता नेटवर्क है, इन सारी चीजों में बढ़ावा मिलती है। यह व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसी को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? अनेकता में एकता की अगर बात करें तो सबसे पहले अनेकता समझिए, फिर हम एकता समझेंगे। अनेकता क्या होता है? जब एक ही देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती है, धर्म होते हैं, जाति होते हैं, विभिन्न प्रकार की होती है, फिर भी लोग आपस में मिल करके रहते हैं, एकता बना करके रखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता की भावना। बात समझे? कहीं पर एक ही जंगल में जो है मतलब पिंजरे में शेर है, उसमें जो है हिरन है ना और सारे भी हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, और भी जैसे बाघ हो गया, ठीक है, बाघ के बाद हम और भी कर देते हैं, जैसे बकरी भी हो गया। ये एक ही पिंजरा में, लेकिन फिर भी इसमें किसी प्रकार का मार काट नहीं होता है, कोई एक दूसरे को खाते पीते नहीं है, दोस्ताना का भावना, मतलब दोस्ती का भावना रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनेकता में एकता। हालांकि ये नहीं होगा, ऐसे आपको समझा दिए ताकि आप समझ जाएं। हालांकि अनेकता में ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जातियां होती है, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, भाषाएं होती है, सांस्कृतिक विविधता के बावजूद, इतने सारे सांस्कृतिक विविधता होती है, लेकिन फिर भी समाज कैसे रहते हैं? एकजुट होकर के रहते हैं, मतलब एकजुट रहना। यह भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की विशेषता नहीं बोलिए, भारतीय समाज की ये खास विशेषता है। ठीक है, चलिए अनेकता में एकता समझ गए। अलग अलग प्रकार की संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति, फिर भी लोग मिल करके रहते हैं, यही हमारा हो जाएगा अनेकता में एकता।
ग्राम सेवक के दो कार्यों का वर्णन करें। ग्राम सेवक के दो कार्यों का आपको वर्णन करनी है, तो कौन दो कार्य हो जाएंगे? तो ग्राम सेवक के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला दिया हुआ है क्या? कृषि से संबंधित योजनाओं को लागू करना। कृषि से संबंधित योजनाओं को लागू करना है, मतलब अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो कृषि से संबंधित होती है उनको लागू कौन करते हैं? ये ग्राम सेवक करते हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। जो भी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से उनको लागू कौन करती है? नहीं, ग्राम सेवक नहीं, उसको लागू करती है मुखिया, है ना, मुखिया करते हैं लागू। लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेंगे? यही करेंगे ग्राम सेवक। आपको ये घर में मतलब खबर पहुंचाने का काम कौन करेंगे? अलग जिसको पता नहीं है उनको खबर कौन देंगे? यही देंगे, ग्राम सेवक ही देंगे। तो दो कार्य समझ गए, कृषि से संबंधित योजनाओं को लागू करना होता है और ग्रामीण विकास योजनाओं का क्या करते हैं? ये प्रचार प्रसार करते हैं। ग्राम सेवक के दो प्रकार को आपको देखना है, ठीक है। सर VVI लिख दिया, हाँ लिख दिया है, इसको याद भी कर लेना है। इसको नहीं, सबको याद करना है। देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्या एक भी प्रश्न में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है? हम ज्यादा प्रश्न भी आपको नहीं दिया, ऐसा नहीं कि 100-200 प्रश्न दे देते हैं उसी में से पूछा जाएगा। मात्र 60 प्रश्न आपको दिए हैं, 60 से 62 होगा, मुश्किल से 62 या 61 ऐसे होगा। तो उसमें से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। भारतीय समाज में ब्रह्मचर्य आश्रम के दो महत्व की विवेचना करें। तो भारतीय समाज में आश्रमों की संख्या कुल कितनी है? तो बच्चों आश्रम की संख्या की अगर हम बात करें तो आश्रमों की संख्या कुल 4 होती है कि नहीं? आश्रमों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला अगर हम बात करें तो पहला आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, होगा कि नहीं? जो आपका 0 से 25 वर्ष की अवस्था में होती है ब्रह्मचर्य। और दूसरा अगर हम देखें तो गृहस्थ, जब आपका पढ़ाई लिखाई पूरा कंप्लीट हो जाती है ना, जब गुरु के पास आप शिक्षा ग्रहण करके आप कंप्लीट हो जाते हैं, घर जब चले आते हैं, तो आप वैवाहिक जीवन को अपनाते हैं, वो होता है गृहस्थ जीवन, जो 25 से 50 वर्ष की अवस्था होती है। वहीं तीसरा अगर देखिएगा वानप्रस्थ होता है कि नहीं? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जीवन क्या होता है? जब आप प्रचार प्रसार में लगे होते हैं, हालांकि घर में भी रहते हैं लेकिन थोड़े बहुत धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, वानप्रस्थ होता है। अंतिम, है ना, अंतिम आश्रम। और चौथा कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सन्यासी, है ना, सन्यास आश्रम हो जाएगा। तो सन्यास आश्रम चौथा हो गया, जो आप घर से निकल जाते हैं। प्राचीन समय में इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, प्राचीन समय में लोग इसको फॉलो भी करते थे। तो ये समझ गए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यहाँ आपको पता है क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या महत्व है, वो समझाइए। पहला वाला आश्रम को बताना है कि ये पहला ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, इनके महत्व को समझाना है। पहला देखें, ब्रह्मचर्य आश्रम में आत्म संयम, ज्ञान प्राप्ति। देखिए बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य आश्रम, अगर ब्रह्मचर्य अगर चीजों को आप अपनाते हैं ना, अवस्था को, तो आपका ज्ञान वर्धक होगा, आप मजबूत होंगे, मतलब आपका मानसिक विकास भी ग्रोथ करने लगेगा। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आत्म संयम, किसी भी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है आपकी, ज्ञान इसमें अर्जित करने लगते हैं आप। तो ये है, बड़े बड़े संत आज भी जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपका मानसिक विकास, आपका जो है ज्ञान में वृद्धि होगी, तो होना चाहिए, ठीक है। अगला है समाज सेवा में महत्व दिया जाता है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में, इसमें जो है ना, ब्रह्मचर्य अवस्था में समाज सेवा में क्या करते हैं? ये महत्व देते हैं, समाज को सेवा प्रदान करते हैं ये ब्रह्मचर्य अवस्था में। तो ये दो कारण, आप दो महत्व जो है आप लिख सकते हैं किसमें? ब्रह्मचर्य आश्रम में। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अगला देखें, इसको उतार लीजिएगा। इस सब जो है ना पूछने का ज़्यादातर संभावना रहता है, तो इस सबको याद आप कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। नेक्स्ट कहता है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। हालांकि पश्चिमीकरण हम लोग पहले भी देखे थे, पश्चिमीकरण के भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पहले हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पर पश्चिमीकरण का डेफिनेशन पूछा गया। अरे भारत पश्चिमीकरण यानी यूरोपीय देशों की जब संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, जब अपने देश की संस्कृति में जब हम जोड़ देते हैं, अपनाते हैं उसको, तो वही होता है क्या? पश्चिमीकरण होता है ना। पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों की जीवन शैली, संस्कृति, रीति रिवाज और सोच का अन्य समाजों पर क्या पड़ता? प्रभाव पड़ता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन लाता है। एकल परिवार को बढ़ावा देना पश्चिमीकरण है। संयुक्त परिवार में नहीं, एकल परिवार में रहना पश्चिमीकरण की व्यवस्था है। खान पान, जब आप जाते हैं होटल वगैरह में, है ना, पिज्जा, बर्गर, सुने हैं कि नहीं सब नाम, तो ये सब क्या है? सब खान पान कहाँ की है? पश्चिमीकरण की है, देन है। आप जो पहनावा ओढ़ावा आज के डेट में देखिएगा, शहरों में अगर आप जाएंगे तो जो कपड़े होते हैं पहनने का, आप गांव से बिल्कुल भिन्न पाइएगा। आप तो खुद ही समझदार हैं, जान जाएंगे आपको। तो ये कहाँ की देन है? ये है आपका पश्चिमीकरण की सभ्यता है। बात करने की शैली,
जब आप बड़ों के साथ किस तरह से बात करते हैं, अंग्रेजी में भाषा बात करते हैं, तो वो कहाँ की देन है? पश्चिमीकरण की है। तो अपने देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पश्चिमीकरण से ली गई है। कुछ अच्छे भी है तो कुछ खराब भी है कुछ अच्छे भी है तो कुछ खराब भी है। ठीक है, चलिए समझ गए इसको। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समाज में ये क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रधानमंत्री योजना जो है लाया था कब? 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? 1993 ईस्वी में। तो यहां पर देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, P फॉर प्राइम, F फॉर मिनिस्टर, है ना, सॉरी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY इसको शॉर्ट में कहते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की एक योजना होती है। युवाओं को क्या करते हैं? जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार प्रदान करते हैं। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के जो बेरोजगार है ना, जो बेरोजगार युवा है, उनको कुछ लघु उद्योग, और लघु उद्योग हो गया, व्यापार, सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नहीं, सरकार के द्वारा जो है कुछ उसको रकम देते हैं, कुछ लोन वगैरह देते हैं, ताकि वो छोटे छोटे उद्योग का व्यापार, है ना, इन सारे क्षेत्रों में काम कर सके, ताकि वो उनका बेरोजगारी खत्म हो सके और रोजगार कर सके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कब लाया गया था ये? तो 1993 में। कितने वर्ष की अवस्था के जो है लोगों को इसमें फायदा मिलता है? तो 18 से 35 वर्ष की अवस्था में। सामाजिक परिवर्तन के 2 कार्यों का उल्लेख करें। सामाजिक परिवर्तन के 2 कार्य, कौन कौन से 2 कार्य हैं जो आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के 2 कार्य, सामाजिक परिवर्तन के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ, आप नीचे लिखे हुए हैं कि नहीं? चलिए, निम्नलिखित हैं। पहला आप देखेंगे, पहला हम लोगों का क्या है? सामाजिक संरचना में बदलाव। यह सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली में क्या लाता है? यह परिवर्तन लाता है। सामाजिक संरचना में बदलाव, जैसे समाज में पहले के जमाने में सती प्रथा चलती थी, विधवा विवाह नहीं होता था, है ना, दलितों के साथ भेदभाव होती थी, महिलाओं के साथ भेदभाव होती थी। अब जो है उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। अब शिक्षा को बढ़ावा दी गई है, समाज में परिवर्तन आया है। अगला है समानता और सुधार। तो यहां पर कहता है यह भेदभाव और असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय और विकास को बढ़ावा देता है। तो समानता और सुधार में क्या होता है? यह भेदभाव को और असमानता को क्या कर देती है? ये समाप्त कर देती है। यही हमारे सामाजिक परिवर्तन के 2 कार्य। लिख सकते हैं कि नहीं इसको आसानी से? एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको याद भी हो जाएगा। कि सर याद हो जाएगा, लेकिन याद नहीं होता है। एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके पास अभी समय है, बहुत समय है अभी। ठीक है, तो चलिए अगला देखें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की अगर हम बात करें, तो यहां पर सिर्फ ऐसे करके छोड़ दिया है भाई। यहां पर ये भी तो लिख दीजिए, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना क्या है ना, या किसे कहते हैं? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना क्या है या किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिएगा, यह 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। इसके तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और कौशल विकास पर शिक्षण दिया जाता है, यानी कुशलता में उनको शिक्षण दिया जाता है, कैसे कुशलता लानी है, कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, इसमें उसको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। कब लाई गई थी? तो 1999 ईस्वी में। क्या है यह? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं ये, ठीक है, और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता भी, और साथ साथ जो है ये कौशल विकास प्रशिक्षण देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। 46 प्रश्न था। 46 प्रश्न को आप बेहतर तरीके से अगर आप देख लेंगे, तो उसमें से शॉर्ट प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न कहता है क्या? सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका की चर्चा करें। जनसंचार की भूमिका की चर्चा करें। आप घर बैठे जो न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, है ना, समाचार पत्र वगैरह देखते हैं, देश दुनिया की खबरों को घर बैठे बैठे ही जान जाते हैं। वो क्या है? अखबार, न्यूज़पेपर है ना। क्या है वो? जनसंचार ही तो है। आप अगर 400 किलोमीटर की डिस्टेंस में, 400 किलोमीटर दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, मोबाइल फोन से आपकी बात हो जाती है, सारे समाचार हालचाल पूछ लेते हैं। मोबाइल क्या है? जनसंचार है।
आपके भावनाओं को, आपके जो है जो बातें हैं एक दूसरे से हो जाती है। आप घर में बैठे हुए जो है टेलीविजन वगैरह देते हैं मनोरंजन के लिए, फिल्म मूवी वगैरह देखते हैं। क्या है टेलीविजन? जनसंचार है। समाचार वगैरह सुनते हैं, विज्ञापनों को जो है विज्ञापन जैसे सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ें जो योजना लाई जाती है तो विज्ञापन के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है। रेडियो क्या है? वो आपका जनसंचार है। देखिए कितना सरल बना दिया आपका जीवन ये जनसंचार, कितना महत्व है आपके लिए जनसंचार। तो यहाँ पर देखिएगा जनसंचार सामाजिक परिवर्तन में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। क्या भूमिका रही है? देखिएगा जनसंचार सामाजिक परिवर्तन में क्या करते हैं? ये जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा प्रदान करने और सामाजिक सुधार लाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने, समाज आप जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से, मोबाइल के माध्यम से। क्या है? जनसंचार है। क्या सरल बनाया कि नहीं? आप अब आपको कहीं दूसरे जगह जाने का आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही आप कोर्स कर सकते हैं। यह सामाजिक मुद्दों, नीतियों और सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करता है और उन्हें सक्रिय रूप से समाज के विकास में योगदान देने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो यही है आपका जनसंचार। जब आपका जनसंचार हो जाएगा, जनसंचार इस समाज को इतना ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है हर चीज़ में, आज के डेट में तो और भी ज़्यादा परिवर्तन किया है नए नए तकनीकी के माध्यम से। ठीक है, तो ये जनसंचार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है एक समाज को परिवर्तन करने के लिए। सामाजिक मुद्दे कोई भी है, नीतियां है, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको जो है जागरूकता लाने के लिए ये आपका जनसंचार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संस्कृतिकरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। पहले समझिए कि संस्कृतिकरण होता क्या है। संस्कृतिकरण क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हो सकता है कि आप कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हैं तो लिख लीजिएगा इसको। हो सकता है कि अगर आगे अगर नहीं है संस्कृतिकरण या शॉर्ट में आपको नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताते हैं कि संस्कृतिकरण होता क्या है। जब भी कोई निम्न जाति के लोग, कौन जाति? निम्न जाति के लोग निम्न जाति के लोग जो है ना उच्च जाति के, है ना, उच्च जाति के जो क्या कहते हैं इसको, व्यवहार, है ना, या फिर रहन सहन, उसके संस्कृति, इन सारे चीजों को जब छोटे जाति अपने जीवन में उतारते हैं तो पता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संस्कृतिकरण कहलाता है। और संस्कृतिकरण के बारे में बता दें कि संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? एम.एन. स्वामीनाथन ने, एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने जो है दी थी संस्कृतिकरण की। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? यही एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। बात समझे कि नहीं? तो संस्कृतिकरण में क्या होता है? जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति की संस्कृति को, वेशभूषा को, व्यवहार को, कल्चर को जब अपने जीवन में उतार के खुद वो बदलने का प्रयास करते हैं, खुद को वो परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। किसने दिया था संस्कृतिकरण की अवधारणा? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। देखें चलिए कि क्या होता है। 3 विशेषताओं का वर्णन करना, 3 विशेषता आपको बताना है कि संस्कृतिकरण से क्या होता है। तो संस्कृतिकरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला दिया हुआ, संस्कृतिकरण में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा और जीवन शैली को अपनाते हैं। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ एक दूसरे के, विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के रीति रिवाज, विभिन्न संस्कृतियां मतलब विभिन्न जाति में समझ। निम्न जाति कौन करेंगे? निम्न जाति संस्कृति को कौन अपनाएंगे? निम्न जाति ही अपनाते हैं। किसके? उच्च जाति के क्या अपनाते हैं? रीति रिवाज, परंपरा, भाषा और जीवन शैली। निम्न जाति के लोग उच्च जाति को फॉलो करते हैं। अगला है, नई संस्कृति के संपर्क में आकर व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति में बदलाव लाकर नई संस्कृति को अपनाता है। चलिए देखिए यहाँ पर, नई संस्कृति के संपर्क में आकर व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति में बदलाव लाकर नई संस्कृति को अपनाता है। मूल संस्कृति का मतलब होता है पहले की संस्कृति, पहले की परंपराओं के अनुसार से जो चलते थे, लेकिन अब उच्च जाति को फॉलो करके वो अपने जीवन में सुधार लाते हैं। तो ये आपका 2 कारण हो गया, 3 विशेषता होता है ना, 2 तो हुआ है। तीसरा है, संस्कृतिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब चलती रहती, समाज जब तक रहेगी तब तक ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसमें सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? धीरे धीरे होते हैं। मतलब परिवर्तन तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह जारी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सदियों से ये हमेशा तक रहेगा ही। ये कैसी प्रक्रिया है? तो धीमी प्रक्रिया है, अचानक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 3 कारण बता सकते, 3 विशेषता बता सकते हैं ना। संस्कृतिकरण में पहला हो गया आपका नई संस्कृति के संपर्क में व्यक्ति अपनी मूलभूत, ये जो है 3 आप दे सकते हैं आप आराम से। ठीक है, ज्यादा इसमें समय लेने का आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
जनजातियों में बहुपति विवाह के 3 कारणों का वर्णन करें। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? तो बहुपत्नी विवाह किसमें होती है? जनजातियों में होती है। पता है कि नहीं जनजातियों में कौन से जनजाति? तो खस एक नाम का जनजाति है जिसमें जो है ना बहुपत्नी दिया हुआ। अच्छा बहुपत्नी तो आपका इसमें हो जाएगा जैसे गोंड में होता है ना, और सारे जनजातियों में देखी जाती है, लेकिन खास जनजाति बहुपति विवाह होती है। बहुपति ये तो बहुपत्नी है, मतलब एक पुरुष का 2 या 2 से अधिक लड़कियों से अगर उनका विवाह होता है तो उनको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। और एक होता है बहुपति विवाह, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ अगर वो विवाह करते हैं तो उनको बहुपति विवाह कहा जाता है। तो बहुपति विवाह किसमें होता है? खस जनजाति में। लेकिन यहाँ कहता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह के 3 कारणों का वर्णन करें। जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के निम्नलिखित कारण है। अच्छा यहाँ पर जो है ये रेड अक्षर में ही लिखा गया है, 2 बार लिख दिया है इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। इसका नीचे में उत्तर दिया गया है। उत्तर क्या है? जनजातियों में बहुपत्नी विवाह के 3 मुख्य कारण इस प्रकार है। मतलब 3 कारण आपको बताना जो बहुपत्नी विवाह होती है। पहला देखेंगे आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण में? तो अधिक पत्नियां होने से परिवार की आय बढ़ती है, क्योंकि वे खेती करते हैं, है ना, पशुपालन करते हैं, घरेलू कार्यों में सहायता देती है। तो आर्थिक कार्य में देखें, एक व्यक्ति अगर 2 या 2 से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करेंगे तो उनका फायदा क्या है? वो ये कहते हैं वो कि वो महिला काम करेगी, खेती बाड़ी करेगी, महिला पशुपालन करने में सहायता मिलेगी उनको, है ना, और घरेलू कार्यों में भी वो सहायता उनको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें सम्मानजनक माना जाता है। इन जनजातियों में सम्मानजनक माना जाता है कि अगर आप ज्यादा विवाह करते हैं तो ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए। अगला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होता क्या है कि इनका एक और भी उद्देश्य है कि अगर आप अधिक विवाह करते हैं तो अधिक विवाह से आपका क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होगी, आपका वंश बढ़ेगा और ज्यादा आपकी संख्या होगी। संख्यात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या भारतीय समाज में भी इस तरह का होता है ना कि जिसका 4 पुत्र हो गया तो बहुत बड़ी बात है, उनको लोग देख करके डरते हैं कि भैया 4 बेटा है उससे लड़ना नहीं झगड़ना नहीं तो चारों जो है कूट देगा पकड़ के। ऐसा होता है समाज में। और जनजातियों में भी ये जनसंख्या वृद्धि का कारण एक तरह का होता है। क्या कहता है? संख्यात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए। ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो किसी से झगड़ा वगैरह करेंगे तो चलेगा एकदम, बिल्कुल एकदम महाभारत, है ना, देख लेंगे। अगला है वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनजातियां जो है ना क्या करते हैं? बहुपत्नी विवाह को अपनाती है। तो जनसंख्या को या वंश को आगे बढ़ाएंगे इसीलिए वो क्या करते हैं? बहुपत्नी विवाह करते हैं। अगला और नेक्स्ट लास्ट तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा आप रीजन क्या दीजिएगा? तीसरा रीजन सामाजिक प्रतिष्ठा। भाई सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान की बात होती है इसमें, ज्यादा शादी करेंगे तो लड़कियों से। कई जनजातियों में अधिक पत्नियां रखना क्या मानता है? वो सम्मान की बात मानते हैं, उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हम ये किसकी बात कर रहे हैं? जनजातियों की बात कर रहे हैं। ये समाज जो है और जो समाज की जो मुख्य धारा होती है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से ये अलग होते हैं। इनका संस्कृति है ना, इनका भाषा अलग होता है और ये विशेष जगह में रहते हैं। चौथा प्रश्न कहता है क्या? सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक भिन्नताओं की की विवेचना करें। हाँ, तो लैंगिक भिन्नता क्या है जो समाज में आपको देखी जाती है? महिलाओं के साथ, महिला और पुरुषों में क्या क्या भिन्नता देखी जाती है? शिक्षा के क्षेत्र में बताते ना अभी कुछ देर पहले कि शिक्षा में पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, महिला को कम दी जाती है। काम करने के लिए अब घर के काम, सारे काम महिला ही करेगी, पुरुष नहीं करेंगे। तो क्या भेदभाव है? आर्थिक कहीं पर लड़कियां अगर काम करेगी वहीं पर पुरुष भी काम करेगा, तो जो है लड़का को जो है ज्यादा दिया जाएगा सम्मान तो क्या उसका आर्थिक मतलब सैलरी उसको ज्यादा दिया जाएगा, इनकम ज्यादा दिया जाएगा। लड़की को वही कम दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? ये बात कह करके कि लड़कियां काम कम करती है, लड़कियों के पास शक्तियां कम होती है, वो काम ज्यादा कर नहीं सकती है। तो ये गलत बात है। तो ये लैंगिक भिन्नता कहा जाता है इसको। तो सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक भिन्नताएं जैसे शिक्षा, रोजगार, वेतन और नेतृत्व के अवसरों में स्पष्ट रूप से दिखती है। लीड कौन करेंगे? ज्यादा महिलाएं नहीं, पुरुष करेंगे लीड मतलब नेतृत्व। कोई काम का अगर एक तरह का कह सकते हैं गार्जियन के रूप में, एक तरह का लीडर के रूप में काम कौन करेगा? पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। तो ये भिन्नताएं हैं। महिलाओं को कई बार पुरुषों के बराबर अवसर नहीं दी जाती है, अवसर नहीं मिलते हैं इसको, जिससे असमानता बढ़ती है। समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए नीतियों में और मानसिकता सुधार की आवश्यकता है। देख रहे हैं सरकार के द्वारा अब नीति लानी चाहिए जो महिला और पुरुष में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और आपकी मानसिकता में भी सुधार करनी चाहिए। आपको ये भी सोचनी चाहिए, हाँ ये संभव तभी है जब आप शिक्षित होंगे, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तब ये भेदभाव देखी नहीं जाएगी। तो ये मानसिक सुधार का मतलब ये होता है कि आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो आपका मानसिक मतलब क्या हो जाएगा?
सही हो जाएंगे कि नहीं भैया महिलाएं भी ठीक होती है, वो भी काम सही करते हैं, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी। तो ताकि सभी को क्या मिल सके, समान अवसर मिल सके। तो ये समझ गए कि लैंगिक भिन्नता क्या होती है, समाज में लैंगिक भिन्नता के बारे में आपको विवेचना करने बोला तो कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला है, नगरीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए देने वाले जो है कारकों की व्याख्या करें। तो नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक है उनको आप जो है व्याख्या करना है। बताइए, नगरीकरण शहरीकरण को लोग ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं? कहीं सर काम करने के लिए लोग गांव से शहर जाते हैं, एक कारण ये हो गया। वहाँ की जो है अवसर बहुत ज़्यादा है, रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा है वहाँ, जैसे रोजगार के अवसर जैसे होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप है वहाँ पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ये सारी चीज़ें, इसीलिए तो नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाली कारक निम्नलिखित हैं, देने वाली निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन सा है? पहला है रोजगार के अवसर, गांव में कम है रोजगार के अवसर, ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं गांव में। शहरों में क्या होता है? उद्योग होता है, व्यापार होते हैं, है ना। सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं, यानी सेवा क्षेत्र, अलग अलग सेवा क्षेत्र होते हैं, रोजगार के अवसर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। बेहतर जीवन स्तर, यहाँ की जीवन स्तर बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदर का मतलब होता है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है, यहाँ के पढ़ने की व्यवस्था आपको, कॉलेज स्कूल प्राइवेट कई सारे कॉलेज मिल जाएंगे, कई सारे स्कूल मिलेंगे अच्छे अच्छे, तो ये बेहतर जीवन स्तर होती है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और मनोरंजन की यहाँ पर सुविधाएं हैं। तो दूसरा हो गया क्या? बेहतर जीवन स्तर। पहला देखे थे रोजगार के अवसर। अगला है आधुनिक जीवन शैली, यहाँ की जीवन शैली बहुत ही आधुनिक है। यहाँ लोग एकल परिवार के रूप में रहते हैं, मतलब बहुसंख्यक रूप में नहीं रहते, मतलब संयुक्त परिवार में लोग नहीं रहते हैं। शहरों में उच्च जीवन स्तर, तकनीकी सुविधाएं और विविध सांस्कृतिक अनुभव होती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ की जीवन स्तर बहुत ही उच्च होती है। जीवन स्तर मतलब समझ रहे हैं, जीने की जो आपकी जो है इस मतलब आयु जो होती है ज्यादा होती है। क्यों? यहाँ पर ये स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य इतना बेहतर है यहाँ पर, आप मतलब बीमार पड़ते हैं तो आसानी से आपकी इलाज हो जाती है, इसीलिए तो है उच्च जीवन स्तर। तकनीकी सुविधाएं, नए नए टेक्नोलॉजी सुविधाएं आपको ज़्यादातर शहरों में ही देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक अनुभव देखने को मिलती है। विदेश से जो शहरी लोग आते हैं, मतलब विदेशी लोग जो आते हैं, उनकी संस्कृति, वो लोग ज़्यादातर कहाँ आएंगे? शहरी क्षेत्रों में आएंगे ना। तो अलग अलग एक दूसरे देशों की जो संस्कृति होती है, आदान प्रदान होती है, बहुत सारे अनुभवें देखने को मिलती है शहरों में ही। सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छा है। नागरिक सुविधाएं या नागरिक वहाँ के लोग जो रहते हैं शहरों में, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। सामाजिक सहयोग की भी उपलब्धता होती है। तो ये तीनों चीज़ों को आप, 3-4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को आप लिख देंगे तो आसानी से आप कह सकते हैं कि ये जो है ना नगरीकरण को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। नगरीकरण को, यही कारण है कि नगरीकरण को बढ़ावा देती है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में 5 अंतरों की विवेचना करें, यानी गाँव के और नगर में 5 अंतर बताना है, चाहे वो नकारात्मक दृष्टि से, चाहे वो सकारात्मक दृष्टि से। कैसे? जैसे अगर हम गांव की अगर बात करें तो गांव में खुली हवाएं होती है, यहाँ की वातावरण शुद्ध होता है। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ वातावरण प्रदूषण होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है ना, गंदे होते हैं, यहाँ गंदी बस्तियाँ होती है शहरों में। अब वहीं अगर हम बात करें, गाँव के लोग कृषि पर निर्भर है, शहर के लोग उद्योग पर। यहाँ की सुविधाएं जो है, शैक्षणिक सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें जो है गांव में कम देखने को मिलती है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित है। सड़कें अगर देखिएगा गांव के, नहीं आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, शहरों में आपको बहुत ज्यादा सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बेहतर मतलब ये किया है इसमें, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको देखें। कहता है क्या? ग्रामीण और नगरीय समुदाय में 5 अंतर की विवेचना निम्नलिखित है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्र जो है कृषि पर आधारित होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र किस में आधारित होते हैं? उद्योग पर। ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक जीवन शैली होती है, परंपरा के अनुसार से लोग चलते हैं। परंपरा का मतलब प्राचीन समय की जो परंपराएं होती है धर्म के आधार पर, उससे चलते हैं। लेकिन नगर में तकनीकी रूप में चलते हैं, आधुनिक होती है यहाँ की, नगर में आधुनिक जो है यहाँ की जीवन शैली होती है। ग्रामीण सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, आपका गांव में जो है ना एक दूसरे से संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। और नगर में जो है औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब एक तरह का कह सकते हैं बस एक आंशिक रूप से आप संबंध रखते हैं। हाँ, बातचीत कर लिए, हेलो हाय कर लिए, काम खत्म, उतना ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं रहते हैं। गाँव में लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आप अगर बोलेगा कि 1 घंटा यहाँ बैठे रहिए, गप कीजिए, तो चलेगा गप, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ की संबंध, ठीक है। अगला है, ग्रामीण विकास धीमा होता है,
नगर में विकास तेज होता है। तो गांव के विकास क्या होता है, धीमी, और नगर में तेज होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है नगर में देखिएगा तो बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? तो ये 5 अगर परिवर्तन मतलब अंतर बोला जाए तो ये 5 अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, संयुक्त परिवार की विशेषताओं का उल्लेख करें। संयुक्त परिवार क्या होता है, इनके बारे में बताना है। संयुक्त परिवार क्या होता है, एक परिवार में एक घर के छत के नीचे में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषता पूछ रहा है, क्या है विशेषताएं? सामूहिक जीवन, एक छत के नीचे, है ना, एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां एक साथ रहती है। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखें, संसाधनों का साझा उपयोग। संसाधन का मतलब होता है जो भी चीजें होती है आप लोग मिल करके उनका उपयोग करते हैं। आय हो गया, संसाधनों के सभी सदस्य मिल करके उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये 2 विशेषता आप संयुक्त परिवार की बता सकते हैं। अच्छा, और भी है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है तो और देना ही पड़ेगा ना। अगला है पारिवारिक मूल्य। लोग परंपरा के अनुसार से चलते हैं गांव में, लेकिन क्या गांव में चलते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ओह सॉरी, गांव की तो बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात हो रही है। पारंपरिक मूल्य, परंपराएं और संस्कार अगली पीढ़ी को सिखाए जाते हैं। तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, पारंपरिक मूल्य के आधार पर लोग चलते हैं, जो प्राचीन समय से करते आए हुए धार्मिक आधार पर वही परंपरा आने वाले वंश को, आने वाले जनरेशन को दिया जाता है ताकि वो भी उसको फॉलो करे। अगला है आर्थिक सुरक्षा। परिवार आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें जो है किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। आपके भाई होते हैं, जो भी परिवार से जुड़े हुए होते हैं, है ना, जो भी परिवार, क्या होता है इसमें जी, कितने पीढ़ी होते हैं, 4, 2 जैसे मान लेते हैं दादा लेंगे, इसमें दादा दादी ले लेंगे, फिर इसमें क्या लेंगे, माता पिता, फिर अगला देंगे उनके बच्चे, है ना, माता पिता के बच्चे हो गए, बच्चे। अगर इनके विवाह हो गए हैं, इनका अगर विवाह हो गया है तो एक और भी जनरेशन, इनका पुत्र भी तो होगा, इनके भी तो बच्चे होंगे कि नहीं, इनके बच्चे, इनका बच्चे। देखिए कै पीढ़ी हो गया, 4 पीढ़ी इसमें हम दिखाते हैं आपको। इनका पीढ़ी कितना दे दिखाते हैं, 4 पीढ़ी हम दिखाते हैं। ये किस में आएगा, एक ही घर के नीचे में आएगा, उसको संयुक्त परिवार कहेंगे। तो ये लोग जो है, ये लोग यहाँ पर बताए ना, एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। इसमें कोई भी सदस्य आ जाएगा ना तो एक दूसरे के लोग मदद करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करेंगे, वो मदद कर देंगे। लेकिन एक एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। भावनात्मक सहारा, कठिन समय में भावनात्मक समर्थन मिलता है। भावनात्मक समर्थन का मतलब होता है आपको किसी प्रकार की आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपका जो है ना, आपका जो परिवार के सदस्य हैं आपसे जुड़े हुए रहेंगे, आपका सहायता कर देंगे। अगला देखें, अगला है निजी स्वतंत्रता में कमी। यहाँ पर आपका निजी स्वतंत्रता, आप अपने अनुसार से नहीं चल सकते हैं। परिवार में एक बुजुर्ग होता है जो सबसे योग्य व्यक्ति होता है, सबसे एक मुखिया के तौर पर कह सकते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा आप अपने मन से कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एकल परिवार में ऐसा होता है, शहरी क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती है कि वो खुद से स्वतंत्र हो सकते हैं, खुद से वो फैसला ले सकते हैं। तो ये एकल परिवार में होता है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों की ना, ग्रामीण क्षेत्रों की निजी स्वतंत्रता में कमी होती है। निजी स्वतंत्रता में कमी, व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। व्यक्तिगत यानी अपना पर्सनल जो निर्णय है उसमें किसी प्रकार को आपको ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती है। सामाजिक जुड़ाव, समाज में एक दूसरे से आप जुड़े हुए रहते हैं। आपसी सहयोग और सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है, किसमें, संयुक्त परिवार में। तो ये सारी चीजें किसमें देखें हम, संयुक्त परिवार। कहां देखी जाती है संयुक्त परिवार की व्यवस्था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। और कुछ प्रश्न बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। बाल श्रमिक निषेध नियमन 1986 के अंतर्गत प्रावधानों का मूल्यांकन करें। देखिए यहाँ पर कहता है कि बाल श्रमिक 1986 एक अधिनियम है, एक कानून है जो सरकार के द्वारा पारित की गई है। यानी बच्चों को जो परिश्रम करते हैं, बच्चों जो काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम मनाही है, उनके लिए नए नियमों का पालन किया गया है। किसके अंतर्गत, 1986 के अंतर्गत ये कानून लाई गई है। तो इनके बारे में कहता है कि प्रावधान क्या है, इसका प्रावधान, उनका मूल्यांकन करें, उसके बारे में आप बताएं क्या है ये। तो यहां पर देखिएगा, बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना क्या माना गया है, प्रतिबंधित है। यह कानून बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाने और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अब छोटे छोटे बच्चे को अगर काम में लगा दीजिएगा, क्या उनका मानसिक विकास हो पाएगा, उनका भविष्य सुधर पाएगा, नहीं सुधर पाएगा। इसीलिए इनको बचाने के लिए, इनके शारीरिक व मानसिक विकास को सुरक्षित प्रदान करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है।
हालांकि इस क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी है। जागरूकता का कमी का मतलब देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी तक जागरूक लोग नहीं हुए हैं, बट जब इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को काम कराने नहीं लगेंगे ये, ठीक ना। तो गरीबी और पारिवारिक दबाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है, जिससे इसका पूर्ण प्रभाव सीमित है। गांव के क्षेत्रों में, गांव में अगर देखिएगा बहुत सारे परिवार गरीब है, ये गरीबी को मतलब खत्म करने के लिए ना छोटे छोटे बच्चे को भी काम में लगा देते हैं, जिस कारण उन बच्चों का भविष्य क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जब शिक्षित हो जाएंगे लोग, समाज शिक्षित हो जाएगी, तब जाकर के ये जागरूक बढ़ेंगे, ठीक ना, तब इनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। नेक्स्ट प्रश्न, जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है, इसके प्रोत्साहन देने वाले 4 कारकों की चर्चा करें। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जातिवाद के बारे में पहले देख लेते हैं। ये एक प्रकार का जातिवाद जो है ना, जाति होना ठीक है, लेकिन जातिवाद होना ये गलत है। जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, एक दूसरे से नीचा दिखाते हैं, तो ये काफी ज्यादा आपको जातिवाद में देखने को मिलती है। जातिवाद एक सामाजिक क्या है, बुराई है, जिसमें व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। यह समाज में विभाजन पैदा करता है और समानता, न्याय व सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है, ठीक है। यही क्या होता है, जातिवाद होता है, यानी समाज में एकता को ये भंग करता है। समाज में एकता अगर भंग होगी तो कभी भी लोग एक होकर के काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या विकास में बाधा आएगी कि नहीं? बिल्कुल विकास में बाधा आएंगे। जब साथ में लोग काम करेंगे मिल करके तो राष्ट्रीयकरण होने लगेगा, राष्ट्र का विकास होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इस जातिवाद को खत्म करना चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि जातिवाद को प्रोत्साहन, यानी जातिवाद का जो जन्म होता है वो क्या कारण है जो जातिवाद का जन्म समाज में देखने को मिलता है इतना बृहद रूप में? तो देखते हैं उसको प्रोत्साहन देने के कुछ कारण है, जो कौन कौन से कारण है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखें, पहला आपका है शिक्षा की कमी। जब समाज में शिक्षा की कमी होगी ना, शिक्षा की जब कमी होगी तो जातिवाद देखने को मिलेगी। जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो अगर पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके कुछ समाज में अचीव करेंगे तो क्या हो जाएगी, जातिवाद खत्म होने लगे, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये शिक्षा की कमी के कारण जातिवाद होने लगती है। सामाजिक परंपराओं का प्रभाव, पहले के जमाने में धार्मिक रूप में लोग ज्यादातर चलते थे, लेकिन पढ़े लिखे अगर लोग हो जाएंगे, पढ़ लिख करके लोग अच्छे मुकाम हासिल कर लेंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो वो तर्क के आधार पर सोचते हैं, तर्क के आधार पर कार्य करते हैं, है ना। धार्मिक परंपरा के आधार पर वो नहीं चलते हैं, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। सूर्य को जो है सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य को जब राहु केतु नाम का एक राक्षस आता है और उसको क्या कर लेता है, खा लेता है, तब क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। कभी चंद्रमा को खा लेता है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण लगता है, और फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी तो वो चंद्र ग्रहण लगता है, ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो बच्चों ये कब आती है? जब आप सामाजिक जो परंपरा होती है उनसे आप दूर हटेंगे, जब शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तब जो है ये जातिवाद क्या होगी, खत्म होगी। राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक चक्कर में अपने सत्ता हासिल करने के लिए बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जाति के नाम पर भड़का देते हैं, तो जातिवाद में मतलब इस तरह का जातिवाद देखने को मिलता है। तो ये राजनीतिक स्वार्थ भी एक कारण है जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, जब इसमें अमीर गरीब भी एक कारण है, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम धन है ना। आर्थिक असमानता के कारण भी जातिवाद की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पहले के ज़माने में चरम पर थी ये जातिवाद व्यवस्था, है ना। जातिवाद बहुत ही बुराई है, बहुत ही बुरा मतलब है समाज के लिए, एक तरह का कह सकते हैं बीमारी है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। राष्ट्र को आप राष्ट्र में एकता कैसे लाएंगे, एकीकरण कैसे करेंगे राष्ट्र को? तो देखिए कैसे करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य देश के सभी नागरिक के बीच क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सारे लोगों के बीच में सामंजस्य और भाईचारे की भावना का विकास होनी चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं आपका निम्नलिखित है। आप देखिएगा यहाँ पर भाईचारा, एकता, सामंजस्य बनाए रखना, ये सारे एकता का आपका संकेत है। ये अगर होगी तो एकता लाएगी। अब यहाँ पर कहता है कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है प्रमुख विशेषता? पहला देखेंगे राष्ट्रीय एकता। क्या है राष्ट्रीय एकता? विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के होने के बावजूद सभी नागरिकों को देश के प्रति समान भावना होनी चाहिए, समान भावना होती है, यही है क्या राष्ट्रीय एकता। सामाजिक समरसता, समाज में लोग
भाईचारे के रूप में रहते हैं, बिल्कुल एक होकर के, भ्रातृत्व की भावना होकर के रहते हैं। यही क्या है? सामाजिक समरसता। समाज में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करना, यही है क्या? सामाजिक समरसता। जब होगी सामाजिक समरसता तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है सामूहिक पहचान। नागरिकों का अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व होनी चाहिए। जब आप अपने जिस मतलब भारत में अगर आपका जन्म हुआ तो आपको गर्व होनी चाहिए कि हम भारतवासी हैं, है ना। इस महान भूमि में, इस महान भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, जहां पर किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, फिर चाहे वो जाति के नाम पर हो, नहीं होता है। ठीक है, तो वो किसको बढ़ावा देगा? भाईचारा को, समरसता, मतलब राष्ट्रीय एकता को वो बढ़ावा देंगे। ठीक है ना। तो आपको गर्व होनी चाहिए कि आप भारतीय हैं, तब जाकर के क्या होगी? तब जाकर के राष्ट्र में एकता होगी। अगला है, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। एक भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कहीं पर भी आप चले जाइए, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए कब? जब उनका एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदर करते हुए क्या करना है? एकता बनाए रखना हुआ है, तब ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगी। सामाजिक व आर्थिक समानता। सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। हर नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप देख लीजिएगा। तो ये है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने का जो तत्व है। ठीक ना। चलिए, वैश्वीकरण के प्रेरकों की चर्चा करें। वैश्वीकरण क्या है? इनके प्रेरकों की आपको चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, ये जो है पहला पॉइंट में, वैश्वीकरण के प्रेरक निम्नलिखित हैं। क्या है? तकनीकी प्रगति। तकनीक में प्रगति होती है, जैसे इंटरनेट, तेज संचार साधनों ने देशों को क्या क्या किया है? जोड़ा है। तो इंटरनेट वगैरह आज तो और ज्यादा भी प्रगति हो चुकी है, तेज संचार हो चुके हैं, तो लोग एक दूसरे को क्या करती है? जोड़ती है, विश्व को जोड़ने का काम करती है। तो पहला देखिए तकनीकी प्रगति। दूसरा है आर्थिक उदारीकरण। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने लगेंगे तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। भारत में पहली बार आर्थिक उदारीकरण कब आई थी? 1991 में। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। व्यापारिक नीतियों में छूट और विदेशी निवेश। तो ये आर्थिक उदारीकरण में क्या है बच्चों? जब कोई भी देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि छूट होती है। दूसरे देशों की कंपनी अगर भारत आएगी तो भारत की कंपनी दूसरे देश में जाएगी, इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वहां पर जाकर के उनको कुछ छूट मिलती है। बाजार में बहुत सारी छूट, मतलब करों में उसको छूट मिलती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का खुला बाजार नीति भी है, इसको कहते हैं उदारीकरण को। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश करते हैं और नीतियों में भी छूट मिलती है। अगला है परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन देखिए, परिवहन मतलब जैसे हवाई जहाज हो गया, है ना, आपका बस हो गया, ट्रेन हो गई, है ना, ये सारी चीजें जो है आपका किस में आ जाएगा? ये आएगा परिवहन के साधन में आ जाएंगे। तो ये इनमें तीव्र है और किफायती परिवर्तन है। शिक्षा और ज्ञान। तो देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आप जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, विदेश के लोग अपने देश आते हैं। हालांकि भारत में जो है यूरोपियन देश कम आते हैं, लेकिन अफ्रीकन देश देखिएगा ना, अफ्रीकन देशों के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, भारत आकर के पढ़ाई करते हैं ज्यादातर। देखिएगा यूरोपियन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, यूरोपियन भी भारत में आकर के अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है शिक्षा और ज्ञान। ये तो हो गया आपका। लास्ट है वैश्विक संस्थाएं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। एक तरह का क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ये 4-5 कारण आप लिख सकते हैं जो क्या है आपका? ये वैश्वीकरण के प्रेरक हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है 12वां नंबर का प्रश्न। ये जितना भी प्रश्न है आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। विभिन्न क्रियाकलापों में बालिकाओं के समक्ष किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों का वर्णन करें। यानी बालिकाओं के साथ जो भेदभाव किए जाते हैं ना, वो क्या भेदभाव है? महिलाओं के साथ भेदभाव, विषमता, है ना, लैंगिक विषमता, लगभग उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो कुछ कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके साथ जो महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो सामने जो उनके साथ भेदभाव होता है, व्यवहार होता है, भेदभाव व्यवहार, तो उनको
क्या वर्णन करना है उसको। कहते हैं बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कई क्षेत्रों में देखा जाता है। मुख्य क्रियाकलापों में भेदभाव का वर्णन इस प्रकार है। मुख्य क्रियाकलापों में भेदभाव का वर्णन इस प्रकार है। क्या है भेदभाव? पहला देखिएगा, शिक्षा में भेदभाव। बेटों को जो है पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है, उनके शिक्षा उच्चतर शिक्षा उसको दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को नहीं दी जाती है। तो बेटों को प्राथमिकता देकर बालिकाओं को शिक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, यानी बालिकाओं की शिक्षा को क्या किया जाता है? नजरअंदाज किया जाता है। बालिका मतलब लड़की है ना, लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, ये गलत बात है। तो ये एक प्रकार का क्या भेदभाव है। पोषण में असमानता, घर के बेटों को बेहतर भोजन और पोषण दिया जाता है, जबकि बालिकाओं को कम दिया जाता है। जो लड़कियां होती है उनको ज्यादा जो है ना, ये देखिए ये कहाँ पर होता है। अब आप ये मत कहिए कि ये हमारे परिवार में भी होता है, नहीं ऐसा नहीं, शिक्षित परिवार में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अब होता भी नहीं है ना। तो दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, नहीं तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये दिक्कत है, वहाँ पर शिक्षा की कमी है, इसीलिए इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें समाज में देखने को मिलती है, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो घर के बेटों को बेहतर भोजन, अच्छे अच्छे खाना मिलेगा, उसको अच्छा अच्छा पोषण मिलेगा। अगर उसकी इलाज वगैरह करनी है तो अच्छे डॉक्टर से कर देंगे वो, ठीक है। लेकिन लड़कियों को क्या कर देंगे? कम्मे में काम चला देंगे, जड़ी बूटी से काम चला देंगे, उसको दिक्कत है। ये क्या है? ये भेदभाव है। ठीक है, अगला देखें, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। तो बालिकाओं, अच्छा स्वास्थ्य भी आ गया आपका, बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। लड़की अगर तबीयत खराब हो गई तो उनको ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाती है। कार्य विभाजन, घर के कामों और जिम्मेदारियों का भार बालिकाओं पर अधिक डाला जाता है। लड़के जो है ना, लड़के को घर के कार्यों से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है। मतलब रहना का क्या, एक समाज ने बांट दिया है, इस तरह का समाज में हो ही रहा है। जितने भी कार्य होंगे, जो भी कार्य होंगे, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सुथरा करना, जो भी काम है लड़कियों पर थोप देंगे, लड़के उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये कार्य का विभाजन भी देखा जाता है। लड़कियों में भेदभाव, बालिकाओं में भेदभाव देखी जाती है। ठीक है, वैवाहिक दबाव। अब देखिएगा, लड़कियों के कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। उनके जो भविष्य है, उनके जो फ्यूचर है, जो उन करना चाहती है, वो बेहतर करना चाहती है, उनको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। उनका समय में ही, मतलब पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है, कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। तो उनका क्या होता है? उनका सपना खत्म। बालिकाओं पर जल्दी शादी का दबाव बनाया जाता है। आर्थिक भेदभाव देखें, उन्हें परिवार की संपत्ति और आर्थिक निर्णयों में भागीदारी से क्या किया जाता है? वंचित किया जाता है। मतलब कोई भी भागीदारी, कोई भी अगर प्रोग्राम फंक्शन होगा ना, तो उसमें ज्यादातर परिवार के जो लड़के होते हैं ना, पुरुष, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, लड़की को नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्थिक भेदभाव भी होता है। चलिए अगला देखें, आजीविका में असमानता। नौकरी व्यवसाय में जो बालिकाओं को कम अवसर दिया जाता है। तो व्यवसाय जो काम करती है, कहीं पर लड़कियां काम करती है तो उनको रुपया कम दिया जाता है। कहीं पर अगर किसी भी जगह में अगर वो परिश्रम करती है महिला, तो बालिकाएं, तो वहां पर भी भेदभाव होता है, कम सैलरी दिया जाता है। तो ये सब क्या है? आजीविका में भी असमानता देखी जाती है। ये 4-5-7 कारण देख लीजिएगा। ये भेदभाव को, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा है ज्यादा, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा एक बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है जनजाति कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें। जनजाति के लिए जो सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, उनके सुधार के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो नीतियां लाई गई है, उनका आपको उल्लेख करना है, मूल्यांकन करना है, उनके बारे में बताना है क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर लिखना था क्या? जनजाति कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला क्या? शिक्षा हो जाएगा। एकलव्य मॉडल विद्यालयों से साक्षरता में वृद्धि की जाती है। एक सरकार के द्वारा लाई गई है शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य मॉडल। ये क्या है? तो विद्यालयों में साक्षरता दर को बढ़ाना है। ठीक है, जनजातियों के लिए। अगला है स्वास्थ्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, उनको क्या करना है? स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना है? उनको सुधार करना है। जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे चिकित्सा वगैरह काम, मतलब लोगों की इलाज करते हैं ना स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसको बेहतर बनाना है। किसके लिए? जनजातियों के लिए। आर्थिक सशक्तिकरण। तो स्वरोजगार योजनाओं और वन उत्पादन के लिए एमएसपी का लाभ किसको दिया गया है? जनजातियों को दिया गया है। तो आर्थिक सशक्तिकरण भी एक कारण हो गया। कानूनी सुरक्षा। कानून के क्षेत्र में उनको क्या सुरक्षा मिलती है? वन अधिकार अधिनियम और पेशा अधिनियम से अधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो ये देखिएगा, कानूनी सुरक्षा
में क्या देखिएगा, वन अधिकार अधिनियम, कुछ अधिनियम लाए गए हैं जो उनके वनों से संबंधित है, उनको हक सिर्फ जनजातियों को ही मिलेगा। वन में अगर जो भी संसाधन अगर उपयोग करेगी तो वो कौन करेंगे, जनजाति के लोग करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कानूनी सुरक्षा, उनको दिया गया है कुछ अधिकार कुछ अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, पेशा अधिनियम हो गया, पेशा अधिनियम, और यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम, दोनों अधिनियम उनके कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। लास्ट आपका चुनौतियां में देखिएगा क्या कहता है, सुविधाओं की कमी और योजनाओं का सीमित प्रभाव। तो उनको जो सुविधाएं कुछ सुविधाओं की जो कमी होती है, हालांकि यहाँ पर एक ये चुनौतियां जो ना एक अलग टॉपिक होना चाहिए था, यहाँ कानूनी सुधार तक तो ठीक है, लेकिन चुनौतियां एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि इनकी प्रमुख चुनौती क्या है, इस तरह से पूछना था। खैर कोई बात नहीं है, चुनौतियां में अगर देखिए अगर पूछ लिया कि मान लीजिए कि जनजातियों में क्या चुनौतियां हैं, तो अब लिख सकते हैं सुविधाओं में उनकी कमी होती है, योजनाओं का सीमित प्रभाव, सरकार के द्वारा उतना ज्यादा योजना नहीं ली जाती है, जिस कारण ये वंचित हो जाते हैं, इनको रोजगार, इनके व्यवसाय बहुत कमजोर, ये वीक हो जाते हैं, ठीक है, कमजोर हो जाते हैं। तो ये अलग सा पॉइंट है। आपको अगर कहेगा कि मूल्यांकन करें, सरकार द्वारा जो नीति लाई गई है उनको सिर्फ वहां तक कर दीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक ना। चलिए, लास्ट नहीं और भी प्रश्न होगा, सर एक दो प्रश्न और होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का उल्लेख करें। अब समस्या बता रही है किसके, ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का समस्या आपको बताना है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सामने कई समस्याएं हैं, कौन कौन सी। पहला आप देखिएगा शैक्षणिक असमानता। शैक्षणिक असमानता में ओबीसी समुदाय के बच्चे जो है उसके शिक्षा में पिछड़े होते हैं, है ना, वो शिक्षा में क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर कम मिलते हैं। जब शिक्षा की जब कमी होगी तो उनको रोजगार कम मिलेंगे, है ना, रोजगार उसको कम मिलेंगे, दिक्कत हो जाएगा, आर्थिक समस्या होने लगेगी उनको। आर्थिक शैक्षणिक समस्या मतलब शैक्षणिक असमानता। अगला है आर्थिक पिछड़ापन। तो ओबीसी परिवारों की आमदनी बहुत कम होती है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कमाने का जरिया इनके पास ज्यादा होता नहीं है, सीमित होते हैं, छोटा छोटा कहीं पर कृषि वगैरह करते हैं, जो व्यावसायिक इनके पूर्वज जो करके आए हैं उसी चीजों को करते हैं, वो ज्यादातर उनके पास इनकम नहीं होता है, जिससे वो काफी ज्यादा पिछड़े होते हैं, कमजोर होते हैं वो। सामाजिक भेदभाव, इनके साथ भेदभाव भी होता है। समाज में जातिवाद भेदभाव के कारण ओबीसी समुदाय के कई लोग अपमानित होते हैं समाज में। तो एक कारण आपका क्या हो गया, सामाजिक भेदभाव हो गया। ये सब क्या है, ओबीसी का समस्या है, ओबीसी के समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी क्या है, ओबीसी समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है। तो इनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार को योजना लानी चाहिए, ताकि इनका भविष्य सुधरे, ना, इनके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। लेकिन ऐसा होता है कि ओबीसी समुदाय में स्वास्थ्य बेहतर नहीं मिल पाती है, जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो लास्ट कारण आपका क्या था, लास्ट पॉइंट था आपका स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। ये 4-5 पॉइंट जो हम लोग देखे 3-4 पॉइंट, ये क्या था, समस्या है किसका, ओबीसी का। आपको पता है ना, ओबीसी का पहला जो एक संस्था का मतलब आरक्षण दिलाने के लिए पहली बार जो एक संस्था का गठन किया गया था, है ना, आयोग का, वो क्या था, काका कालेलकर आयोग, है ना, था ना, वो एक था मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। चलिए, ये समस्या को आप समझ गए होंगे। और ये प्रश्न है अगला, अल्पसंख्यक की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। हालांकि पहले हम लोग देखे थे मुस्लिम अल्पसंख्यक, था कि नहीं एक प्रश्न, मुस्लिम अल्पसंख्यक के बारे में बताने के लिए कहता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक क्या होता है, इनकी समस्या क्या होते हैं, तो आपको बता दिए थे। अब यहां पर हम देखते हैं अल्पसंख्यक दे दिया है, तो अल्पसंख्यक में इसमें सारे आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, पारसी, जैन, है ना, बौद्ध आ जाएगा। आपको पता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस अल्पसंख्यक की है, तो वो है मुस्लिम अल्पसंख्यक की। सबसे अधिक किसकी है, मुस्लिम, और सबसे कम किसकी है, पारसी है। दूसरा सबसे कम किसकी है, जैन की है। ठीक, चलिए, अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं, पहला आप देखेंगे सामाजिक भेदभाव, समाज में उनके साथ भेदभाव होती है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक भेदभाव। दूसरा है आर्थिक भेदभाव, अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में अंतर आता है। तो आर्थिक असमानता भी उनको आर्थिक असमानता भी पाई जाती है। अगला है शैक्षणिक पिछड़ापन, शिक्षा के क्षेत्र में ये काफी ज्यादा पिछड़े होते हैं, जिस कारण एक समस्या आपका शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। अल्पसंख्यकों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर कम होते हैं, ज्यादा इनके पास शिक्षा के स्तर मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती इनको, जिस कारण जो है ना उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या आती है, रुकावट पैदा हो जाती है। राजनीतिक अस्वीकृति, राजनीतिक अस्वीकृति अगर देखें तो राजनीतिक अस्वीकृति में क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित होती है। देखिएगा ना, राजनीतिक अस्वीकृति, जहां पर बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे जो है जैसे मान लेते हैं एक संख्या है, एक जाति है, आपका एक धर्म मान लीजिए ए है, ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब वहीं बी मान लेते हैं, इनकी अल्पसंख्यक बहुत कम है इसकी संख्या। तो बताइए यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर अगर वोटिंग होगा, चुनाव होंगे, तो कौन इलेक्शन में खड़ा होगा? भाई बहुसंख्यक के लोग खड़े होंगे, तो इनको जीत दिला देगा। इसका जो है ना, इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका संख्या कम है। तो राजनीतिक अस्वीकृति भी देखने को मिलती है। अल्पसंख्यक का एक समस्या आपका ये भी है। तो अल्पसंख्यक समुदाय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होती है? सीमित होती है, जिससे उनकी आवाज को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। इसी को कहते हैं क्या? यही है हम लोगों का अल्पसंख्यक के समस्याओं का, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित ये सारी चीजों को आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हम पता नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना बेहतर तरीके से आप लोग समझे होंगे। हालांकि जो लॉन्ग क्वेश्चन था यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, उसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी याद करने में, बट आप एक दो बार अगर देख लेंगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है ना लाइक वीडियो को नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं। अरे क्या हो गया, सोशियोलॉजी है तो क्या दिक्कत है? हम मानते हैं कि और सब सब्जेक्ट में लोग ज़्यादा मतलब बच्चे रखते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी बहुत सारे बच्चे डरते हैं। भैया बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये सब्जेक्ट दिक्कत है, माथा का जंजाल है। कमेंट भी हम पढ़ते हैं, लोग बच्चों का कमेंट वगैरह भी देखते हैं, तो बच्चे रोते हैं, वह इमोजी डालते हैं रोने वाला। नहीं रोना है, ठीक है, डर के आगे क्या है? जीत है। आप बेहतर तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। पिछले जो भी वीडियो डाला गया है प्रीवियस क्लास जो है उसको देख लीजिएगा एक बार, ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन आपके पास समय है, बेहतर हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी आप बेधड़क होकर के एग्जाम में बैठिए, किसी प्रकार से डर का मतलब जो है मन में डर का भावना बना करके मत रखिए। अब एक बात बताइए, इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का पैसा खर्चा कर रहे हैं, किस लिए? एग्जाम हॉल में जाकर के डरने के लिए नहीं, बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ एग्जाम में लिखनी है और अपने मम्मी पापा का नाम, अपने समाज, अपने जिला, स्टेट का नाम रोशन करना है, ठीक है। जो भी समस्याएं होती है, हम लोग तो आप लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, एक मिस्टेक ये हो गया कि हम थोड़ा सा पहले लेकर के आते तो आप लोगों को और भी समय मिल जाता, बट करें क्या, और सारे भी सब्जेक्ट थे तो सर लोग और भी सब्जेक्ट का आप लोगों का क्लास ले रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है समय लग गया, जिस कारण हम क्लास नहीं ले पाए। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सारे बच्चों से कि हम थोड़ा सवेरे नहीं ले करके आ पाए। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, यह क्लास पूरे क्लास को आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ तक जितने भी बच्चे आप क्लास देख लिए, आप सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, ठीक है। लेकिन आप लोग कभी कभी थोड़ा सा मन में कहते हैं कि क्या करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, नहीं शेयर करते हैं। तो बच्चों प्लीज़ रिक्वेस्ट ऑल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ साथ जो है शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट हो जाते हैं। आप लोगों के एक लाइक से हम मोटिवेट भी होते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना। और ये भी सोशियोलॉजी का भी आपका एग्ज़ाम ईश्वर करे कि बेहतर चले आप सभी का, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। तो बच्चों यहीं पर हम रुकेंगे। ऑल द बेस्ट आपका आने वाले और सब पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम यहीं पर रुकेंगे। सभी का फिर से एक बार तहे दिल से थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके।